आपको एक 10% प्रॉफिट एक साल में आएगा या कहूँगा आपको आज ही आ जाएगा, तो आप कहोगे मुझे आज ही चाहिए। फिर जो कैपिटल पहले 1-1.5 साल में जो कैपिटल भी ग्रो करी थी, प्रॉफिट करा था, सारा वाइप आउट कर दिया, जीरो कर दिया। एक बार ही लॉस करते हो, फिर आप ओवर ट्रेडिंग के, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग के, उसमें आप विशियस सर्कल में फंस ही जाते हो। ट्रेडिंग में जो फ्री बैठ सकता है ना, वही कुछ यहाँ पे कर सकता है। सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे यही है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं ले सकता ना, वो मार्केट से आज नहीं तो कल बाहर होगा ही होगा। ये सब चीज़ें मल्टी बैगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मार्केट में स्ट्रेटजी लिटरली 20% ही है, 80% साइकोलॉजी है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हरनीत सिंह खरवंदा जी। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप चंडीगढ़ से आए, और स्पेशली सर आज अभी सुबह ही फ्लाइट थी इनकी और हमारे पास ही आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट आपसे काफ़ी टाइम से करना था ये पॉडकास्ट, काफ़ी टाइम इनफैक्ट डिले हो गए। हाँ, सो बेसिकली मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरी और सर की शायद 1 साल पहले भी बात हुई थी, और तभी भी मैंने सर को बोला था कि सर आप आइए एक बार हमारे पॉडकास्ट में। और ये चंडीगढ़ रहते हैं, मैं मुंबई रहता हूँ, तो हमारा कभी मिलना पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। बट अभी इन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे बोला, तो मैंने बोला यार आ जाइए, मोस्ट वेलकम सर, बहुत मज़ा आ जाएगा, हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा आपसे मिलके, तो वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। इनफैक्ट हमारी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी, आई गेस 6-7 साल पहले हुई थी। हाँ, वो तो मैंने बहुत आपको पॉडकास्ट में देखा था, हाँ, फिर मैंने आपको अप्रोच करा, हाँ, एंड हमारी मैंने देखा थिंकिंग बिल्कुल मैच करती है। ट्रेडिंग स्टाइल हमारा बिल्कुल मैच करता है, आपके जो थिंकिंग स्टाइल बिल्कुल एक ही चीज़ मुझे। फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर हमने पहली बार बात की, फाइनली जाके हमें था कि चलो कभी ना कभी मिलेंगे। करेक्ट। तो थैंकफुली चलो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम आज मिल गया। तो सर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, आपका ट्विटर चैनल पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपके ट्वीट्स देखे हैं, आप साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हो, और मैं आपके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करता हूँ, एंड एज वेल एज आपके यूट्यूब अकाउंट को भी फॉलो करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे आपकी अभी की जो जर्नी है ना, जो आप अभी की बात करते हो, उसके बारे में मैंने देखा है और सुना है। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने कैसे ट्रेडिंग शुरू की, तो अगर आप वो एक बार बता सको तो हमें बताइए सर। राइट। जैसे जब स्टार्ट मैंने किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने कहीं ना कहीं से ना ये थॉट आ गया था कि मुझे डिग्रीज नहीं करनी है, ट्रेडिशनल डिग्रीज मुझे नहीं शौक था, मुझे एनिमेशन में एंड वीएफएक्स में शौक था। तो चंडीगढ़ में मैंने एनिमेशन की, वीएफएक्स की, उसके साथ साथ मैंने बीबीए एंड एमबीए कॉरेस्पॉन्डेंस कर ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिग्री। बट मुझे पता था कि मुझसे पता नहीं, ये थॉट प्रोसेस आ गया था कि मुझे उससे कभी भी कुछ मिलेगा नहीं। तो एनिमेशन मैंने की, 2 साल के लिए एनिमेशन का डिप्लोमा किया, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। देन मैं ऑस्ट्रेलिया चले गया, वहाँ पे जाके बैचलर ऑफ गेम डिज़ाइंस मैंने की, बट वहाँ की जैसे लाइफस्टाइल और पसंद नहीं आई। देन आई केम बैक एंड यहाँ पे आके, बिकॉज देखो फैमिली बिजनेस है स्टार्टिंग से, तो चंडीगढ़ में हमारे रिटेल के 3 शोरूम्स हैं हैंडलूम के, जैसे बेडशीट एंड ब्लैंकेट्स होते हैं। तो मुझे था कि यार बैठना तो वहीं पर ही, अगर और कुछ नहीं समझ आया, पर मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एनिमेशन में है। तो मैंने आके वापस आके ऑस्ट्रेलिया से 2 साल फिर एनिमेशन एंड वीएफएक्स का, फिर वीएफएक्स का प्रॉपर मैंने 2 साल और कोर्स किया। तो जैसे मूवीज़ के अंदर आपके आजकल वीएफएक्स इंटीग्रेशन जो होती है, उसमें मैंने करा। फिर उसके बाद मुझे जॉब का ऑफर भी आया। 1 महीने का मैंने जॉब करी मैंने, एंड 1 महीने में समझ आ गया कि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे मतलब किसी की बात सुनना या कोई डायरेक्शंस दे कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना, मुझे समझ आ गया था कि मैं नहीं कर पाता। स्टार्टिंग से या तो फैमिली में शुरू से सबने बिजनेस ही करा था, एंड अच्छा है कि वो नहीं करा। मुझे तब फ्रीलांसिंग का मुझे पता नहीं था कि फ्रीलांसिंग भी हो सकती है। हाँ, एंड शॉप पे बैठा, 2-3 साल शॉप पे बैठा। उसके बाद फिर फादर ऑलरेडी दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे, हमारा इम्पोर्ट का काम वहाँ पे है। तो मुझे था कि चल रिटेल में इतना नहीं मज़ा आ रहा, मैं उसमें आ जाता हूँ इम्पोर्ट के काम के अंदर। देन वहाँ पे फिर वहाँ से चाइना से हमारे जैसे कंटेनर्स आते थे, तो चाइना जाना साल में 3-4 बारी। देन फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉम्बे आना, बैंगलोर जाना। बैंगलोर तो मैं हर हफ्ते में, मतलब हर महीने में 1-2 बारी जाता था। देन उसमें बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था। देन मेरा स्टार्टिंग से 2008 का जब क्रैश वगैरह आया था, तब हल्का सा थॉट प्रोसेस आया था कि यार ट्रेडिंग सीखनी है, कुछ करना है इसके बारे में, बट गाइडेंस नहीं थी तब। ना इतने अच्छे पॉडकास्ट थे, ना इतना ज़्यादा हमें बुक्स के बारे में पता था। देन 2012 में दोबारा बहुत आया मन करा कि भाई ट्रेडिंग करनी है किसी तरह। हल्की हल्की स्टार्ट भी करी, बट कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत स्टार्ट करा, लॉस करा, फिर बैठ गए, कुछ समझ ही नहीं आया था। कई गाइडेंस उस टाइम नहीं होती थी, इतने अच्छे पॉडकास्ट उस टाइम नहीं थे। देन 2015 में लकीली कोई फ्रेंड के थ्रू कोई मिले वहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। आप उनका नाम ले सकते हो, हमारे दोस्त है वो। हाँ, पुनीत जी ले सकते हो तो आप। उन्होंने मतलब प्रॉपर मुझे जैसे बताया कि ऐसे करके ट्रेडिंग हम करते हैं। तो मुझे तो पता नहीं था ट्रेडिंग की भी क्या होती है, फुल टाइम कैसे हो सकती है। तो मैं
मतलब मैं हैरान था कि फुल टाइम ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने फिर मुझे बुला के सारा फिर एक्सप्लेन किया कैसे कैसे होती है, कि कैसे सीखते हैं, टेक्निकल क्या होता है। एंड देन उनके साथ जाके फिर मैंने बॉम्बे में आके, दिल्ली में जाके, तो ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं जो 3 दिन के आप होटल में रहते हो, तो वहाँ पे 15-16 स्पीकर्स आते हैं, उन सब से नॉलेज लेना। फिर दिल्ली में सीपी में जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं सब पे जाना, यूट्यूब की सारी वीडियोस देखनी। वो स्टार्टिंग वाला मतलब फेस बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्निंग थी उसमें। एंड उस टाइम पे बिकॉज गाइडेंस अच्छी थी, तो स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। ओके। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। एंड पहला 1.5 साल बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। वरना लोग आते हैं मार्केट में एंड किसी से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, एंड ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं मार्केट में। हाँ, मतलब इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग तो बहुत चल रहा है आजकल। हाँ, क्योंकि ना देखो, हर किसी को मैं आपको कहूँगा कि आपको एक 10% प्रॉफिट एक साल में आएगा, या कहूँगा आपको आज ही आ जाएगा, तो आप कहोगे मुझे आज ही चाहिए। सही बात है। तो हर कोई इस वे से आता है, बट मुझे गाइडेंस ठीक मिली थी तो मैं उस वे से नहीं आया। मैंने स्विंग से स्टार्ट किया, 1.5 साल बहुत अच्छा करा। उसके बाद ट्विटर पे भी थोड़ा एक्टिव हुआ मैं, बिकॉज मुझे था कि जो भी बुक रीड करता था ना, बुक रीड करके मैंने देखा ट्विटर पे सबके ऑथर्स हैं, किसी किसी को मैंने टैग करा, उनके रिप्लाई भी आ गए, तो मुझे फिर बड़ी किक मिली। मैं ट्विटर मैंने तब स्टार्ट किया था। एंड बट ट्विटर में स्टार्ट किया, देन ट्विटर में थोड़े बहुत उस टाइम इन्फ्लुएंसर्स आना स्टार्ट हुए थे, जस्ट न्यू न्यू, ये 2016-2017 की बात है। तब उन्होंने जस्ट इन्फ्लुएंसर्स ने ना अभी न्यू अपना स्क्रीनशॉट ना डालने स्टार्ट किए थे। तो मैं देख रहा मैं कि यार टेक्निकल मुझे भी आता है सारा, इनको भी आता है, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ कि यार मैं कुछ हज़ारों में कमा रहा हूँ, ये कुछ लाखों में कमा रहे हैं। एंड देन उसके बाद पहले 1-1.5 साल स्विंग में कैश ट्रेडिंग करने के बाद मैं फ्यूचर ऑप्शन से मैंने जंप कर दिया। अच्छा, मतलब ये स्क्रीनशॉट की लालच देख के, मतलब वो बुरा लगता है आजकल क्या? मैं सबको समझाता हूँ कि स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागो, कोई नॉलेज मिल रही है तो उनको फॉलो करो, वरना किसी को फॉलो ही ना करो जो नॉलेज नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो उसके बाद फिर, क्योंकि मैं खुद फंसा था उस टाइम, मैं इतने साल मार्केट में रहने के बाद अगर मैं वो उसमें फंस गया, तो उसके बाद फिर ऑप्शन ट्राई करा, सब कुछ करा, फिर जो कैपिटल पहले 1-1.5 साल में जो कैपिटल भी ग्रो करी थी, प्रॉफिट करा था, सारा वाइप आउट कर दिया, जीरो कर दिया। बट थैंकफुली बिकॉज सेविंग्स स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा अभी कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया था, एंड सेविंग्स थी पीछे, तो दोबारा रिकवर कर पाया, वरना तो मैं आज शायद ना होता यहाँ पे, मार्केट में कुछ होता ही ना, मैं दोबारा बिजनेस ही शायद कर रहा होता मेरी फैमिली का। बट एंड उसके बाद जब सारी गलतियाँ भी समझ आ गया कि मैं गलत फेज में फंस गया था, बिकॉज आप एक बार ही लॉस करते हो, फिर आप ओवर ट्रेडिंग के, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग के, उसमें आप विशियस सर्कल में फंस ही जाते हो, एंड उससे निकलना बहुत मुश्किल है। वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम देखा, वो घर पे आके फिर जो हम फ्रस्ट्रेशन होके आते हैं घर पे भी फाइट्स हो जाती हैं, वो सारा फेज देखा। उसके बाद मेरे क्या यार, जो स्टार्टिंग मैंने की थी, मैंने स्विंग से की थी, पोजिशनल की थी, वही सूट कर रहा था मुझे इतना अच्छा, मेरे को उस पर दोबारा शिफ्ट करते हैं। पता था कि दोबारा जो रिकवरी होगी स्लो होगी, स्टेडी होगी, पर ठीक है, एटलीस्ट उसमें पीस ऑफ माइंड भी है। अब अगर ट्रेडिंग भी करता हूँ, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पोजीशन कर रहा हूँ, अब मैं ट्रेडिंग आवर्स में, मार्केट आवर्स में सुबह आधा घंटा देखूंगा एंड क्लोजिंग अराउंड आधा घंटा, मुझे बीच में देखना ही नहीं है। अब अगर इस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे फोकस कर पा रहा हूँ, यूट्यूब पे कर पा रहा हूँ, मैं मार्केट आवर्स में लाइव आ जाता हूँ, मार्केट आवर्स में वीडियोस बना रहा होता हूँ, बिकॉज मैं जानबूझ के ट्रेडिंग से दूर रहना चाहता हूँ उस टाइम में। बिकॉज देखो, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, बट हमें सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर हम सिस्टम के सामने अपने स्क्रीन के आगे बैठे हैं, अगर स्क्रीन के आगे हम 6 घंटे बैठेंगे तो हम ट्रेड करते रहेंगे, बिकॉज आपको छोटा टाइम फ्रेम ना खुद बुला लेता है आपको कि देख एक और सेटअप बन रहा है, ये देख अपर हैंडल बन रहा है, ट्रेड कर ले। तो अगर आप बैठोगे सामने तो आप ट्रेड करते रहोगे। तो अपने आप को उस टाइम पे पर्पसफुली आपने डिस्ट्रैक्ट करना है, कुछ और करो, कुछ भी करो, कहीं भी। अब बहुत लोग कहते हैं ना सर मैं जॉब कर रहा हूँ बट मैं फुल टाइम ट्रेडिंग आना है, मेरे जॉब से मैं ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे कर रहे हो कि आप जॉब कर रहे हो, फुल टाइम में मत आओ, बिकॉज फुल टाइम आओगे फिर आपको यहीं से अपना ब्रेड एंड बटर निकालना है, फिर प्रेशर भी आ जाएगा, एंड ये कोई जॉब तो है नहीं जिसमें हर मंथ आपको कुछ फिक्स आएगा। करेक्ट। तो काफ़ी जैसे अपने बिजनेस में होता है, दिवाली की सीज़न में बहुत अच्छी सेल हो जाती है, काफ़ी मंथ ऐसे होते हैं जब बिल्कुल सेल भी ठीक नहीं होती है, उस टाइम पे आपको फ्री बैठना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में फ्री बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में जो फ्री बैठ सकता है ना, वही कुछ यहाँ पे कर सकता है। वैसे अभी 1:04 हुआ है और आज नॉर्मल मार्केट ओपन है और हम लोग दोनों यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इंटेंशन पॉडकास्ट शूट करना है, इसका मतलब ये है कि सर की भी जो मेथड है वो ऐसी है कि सर पूरे दिन मार्केट में अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरी मेथड के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ये जो आपको फ्रीडम मिलता है ना, ये अचीव होने के बाद ही आप बोल सकते हो कि आप एक तरीके से मैच्योरिटी लेवल पे आए हो। वैसे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने से प्राइस ऊपर नीचे हमारे बोलने के वही हिसाब से जाएंगे ही नहीं।
समझो आपने कोई 100 शेयर खरीदा है और आप उसको पूरे दिन देख रहे हो, अगर आपका एनालिसिस राइट है तो वो बिना देखे भी जाएगा। हाँ, और ज़्यादा अच्छा जाएगा, आप हाँ। राइट ज़्यादा नंबर कर पाओगे। और अगर आपने 100 शेयर खरीदा है और आपका एनालिसिस रॉन्ग है तो वो गिरने वाला है तो वो गिरेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। तो प्लस आपका हाँ, इसमें ना प्लस इसमें ना संक कॉस्ट फैलेसी होती है। आप जितना ज़्यादा किसी पे टाइम लगाओगे ना, जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे, तो आप उसमें जब स्टॉप लॉस लेना है आप नहीं लोगे। आप कहोगे मैंने इस पे इतनी एनालिसिस करी थी, मैंने इसको देखा था ना बैठ के, वो आपके देखने से उसको कुछ नहीं हो रहा है। वो आपके ट्रेड से आपको प्यार हो जाएगा। हाँ, एंड जितना ज़्यादा आपको अटैचमेंट हो जाएगी, आप स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाओगे। एंड सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे यही है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं ले सकता ना, वो मार्केट से आज नहीं तो कल बाहर होगा ही होगा। बिकॉज आपको इतने सारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप कर रहे हो, और अगर एक बड़ा स्टॉप लॉस आप एक बड़ा लॉस अगर आप ले लेते हो, उस आपकी सारी एवरेज खराब कर देगा। सही है। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ना, जब आपका आप हिस्ट्री बता रहे थे, आपने एक चीज़ बोली थी कि आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग में लॉस किया, उसके बाद आप उसके चंगुल में फंसते गए, फिर आपने कुछ और किया उसको ओवर ट्रेडिंग करने के लिए लॉस। तो वो साइकिल क्या होता है, वो एक बार बताओ ना हमारे व्यूअर्स को। साइकिल देखो, हर होता क्या है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे 3 मंकीज़ की मैं स्टोरी सुनाता हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब 3 मंकीज़ होते हैं, उनमें से एक मंकी होता है, उसको साइंटिस्ट एक ना टास्क देते हैं कि आपने ये टास्क करने है वाला, एंड आप जितनी बारी टास्क करोगे उतनी बारी आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो उतनी बारी आपको बनाना मिल जाएगा। तो मंकी को टास्क देते रहते हैं, वो करता है टास्क पूरे अच्छे से करता है, और उसको हर बारी रिवॉर्ड मिल जाता है। हाँ। तो मंकी भी खुश होता है। एक टाइम पे आके मंकी नेचुरली थक जाता है एंड रुक जाता है, बट उसने मैक्सिमम बनाना ले लेता है, एंड साइंटिस्ट के भी बनाना सारे जो थे यूज हो गए। नेक्स्ट जो सेकंड मंकी होता है, उसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि आप उसको ना मतलब टास्क देते हैं, वो टास्क को समझाते हैं, वो टास्क करता है, बट उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं देते। वो एक बारी टास्क करता है, दोबारा करता है, वो कहता है कुछ मिल तो रहा नहीं है, वो साइड में बैठ जाता है। देन थर्ड मंकी होता है, जो हम होते हैं, थर्ड मंकी को क्या होता है, वो रैंडमली रिवॉर्ड देते हैं। एक बारी टास्क कर दिया, रिवॉर्ड मिल गया, अगली बारी टास्क का रिवॉर्ड नहीं दिया, अगली बारी फिर 2 रिवॉर्ड दे दिए, फिर चौथी बारी, 5वीं बारी, 6वीं बारी रिवॉर्ड नहीं दिया, फिर 7 टाइम फिर 3 रिवॉर्ड दे दिए। अल्टीमेटली उनके जो बनाना थे वो कम यूज हुए, रिवॉर्ड साइंटिस्ट ने कम दिए, बट मंकीस ये वाला सबसे ज़्यादा टाइम टास्क करता रहा। इसमें क्या होता है, मार्केट में भी ना ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो, जो करते हैं ट्रेडिंग, जो अच्छे से करते हैं वो ठीक है, बट बहुत कम लोग अच्छे से कर पाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप करोगे ना, आपको रैंडमली रिवॉर्ड मिलते हैं और बहुत बड़े रिवॉर्ड मिल जाते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी करोगे, कभी कभी ऐसा ट्रेड आता है जो आपके 5 रुपये वाले प्रीमियम 250 हो जाएगा। ऐसे होते हैं बहुत ट्रेड्स, और एक वैसा ट्रेड ना फिर आपको वो एंकर पॉइंट आपको बन जाता है। आपको लगता है मेरे हर ट्रेड ऐसे ही हो, सारे ट्रेड मेरे ऐसे ही जाने चाहिए। जितनी बारी आपको लॉस आएगा ना, आप लॉस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। आपको यार ये लॉस लेना ही नहीं यार, क्या पता ये भी अच्छा ट्रेड चल जाए। आप वो गैम्बलिंग माइंडसेट में आ जाते हो प्रॉपर। तो वो सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो साइकिल क्या था, वो कौन सी चीज़ होती है जिसमें लोग फंसते जाते हैं लॉस होने के बाद? पहला लॉस हो गया, फिर पहला लॉस हो गया, अब हो गया कि यार इस लॉस को जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। हाँ। एंड ऑप्शन में आप जल्दी रिकवर कर भी सकते हो। हाँ। एंड उससे लोगों को लगता है कि अब जैसे भी करना है, मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ा देनी है। अब क्योंकि किसी को भी जिस वे से लॉस हुआ है ना, उनको उससे ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट करना है, क्योंकि वो लॉस वाले टाइम में जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपको मतलब डिप्रेस हो जाते हो आप अपने आप को डाउट करते हो, फिर आपको लगता है यार मैंने जो भी आप कर रहे थे जॉब या बिजनेस में वही कर लेता, मैं यहाँ पे क्यों आया। आपको 100 ख्याल माइंड में आते हैं, आप कहते हैं यार मेरे ये नहीं करना चाहिए था। फिर आपको होता है यार नहीं, मुझे एक बार प्रॉफिट हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, दोबारा हो सकता है। आप उस एक एंकर पॉइंट को लेके दोबारा ट्रेड करते रहते हो। एंड 2 केस होते हैं, एक तो होता है कि आपको यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए या बहुत जल्दी प्रॉफिट आ जाए, तब भी आप ओवर ट्रेडिंग में फंसते हो, तब आपको ग्रीड आ जाता है। एक बार ये होता है कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक बहुत लंबी चल जाए, तब भी ओवर ट्रेडिंग में फंसते हो आप। दोनों केसेस में आप ओवर ट्रेडिंग में फंसोगे। एंड जितना ज़्यादा आपके मतलब जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब मैं ऐसे ओवर ट्रेडिंग करता था, ज़ीरोधा का जो वो ऑर्डर का जो पेज होता है, उसमें ऐसे स्क्रॉल करके नीचे तक जाना पड़ता था। इतने ऑर्डर्स मेरे एक दिन में मतलब आपके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है हेज फंड चल रहा है कोई। करेक्ट। तो सर अभी इतने साल आपको कितने हो गए टोटल? 2008 से ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। नहीं, एक्चुअल ट्रेडिंग में 2015 से स्टार्ट की थी। ओके, मतलब 2008 से आपका ध्यान था, पर 2015 से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो सर अभी आप मुझे आज ऐसी कोई एक मेथड बताओ, जो मेथड आप ऐसे बोल सकते हो कि यार ये मेथड विजय भाई, ये मेथड से भी मेरी लाइफ में थोड़ा पीस आया है और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, और उसके पीछे का आपका क्या कॉन्सेप्ट है या आपकी क्या माइंडसेट है, वो हमारे साथ बताइए। ठीक है, मेरे 2-3 मतलब स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड मेरी सारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है यूज़ करने में। ओके।
मेरा मेन है कि एक तो सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ। मंथली में ओवरऑल पहले ट्रेंड देखा, वीकली में ट्रेंड देखा, कोई पास में रेजिस्टेंस तो नहीं कोई है, एंड देन डेली में उसको फॉलो करता हूँ। पहले के टाइम पे जब ऑप्शंस में आ गया था, उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में आ गया था, एंड यही गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे लॉकडाउन के टाइम में इतने लोगों के मैसेज आते हैं, डीएम आते थे कि सर मैंने आपसे बात करनी है, हम बड़े परेशान हैं, एंड मैं उस टाइम फॉलो थोड़े कम थे, लिटरली मैं सबको नंबर देता था अपना, एंड सब के सब 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम में फंसे हुए थे। उन सबको मैंने बोल बोल के समझा के डेली टाइम फ्रेम पे लेके आया, एंड लिटरली किसी के 6 महीने बाद कॉल आता था, किसी का 1 साल बाद कॉल आता था कि सर आपके एक फ़ोन के बाद हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। कोई लोग बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में फंसे होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और ये किसके बेस पे है? ये स्ट्रेटजी होती है RSI बेस पे है वाली, एंड इसको मैं RSI हाईवे स्ट्रेटजी कहता हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हाँ जी, तो RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्चुअल में जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने इन्वेंट किया था, एंड ये इंडिकेटर बहुत इजीली, ये किसी भी एज अ नेम सजेस्ट, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बताता है, इसमें मोमेंटम बताता है आपको। बट ज़्यादातर अगर आप इसके ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे जाओगे या जैसे लोग इसे यूज़ करते हैं, वो इसको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस के लिए देख रहे होते हैं कि अगर ये इसमें 0 to 100 का बैंड होता है, हाँ 70 के ऊपर वो कहते हैं यार ओवरबॉट हो गया, अब गिरने वाला है, एंड 30 के नीचे कहते हैं यार ओवरसोल्ड हो गया, अब यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दो। बट आपको पता है मोमेंटम में 70 के ऊपर तो इसकी अच्छी मूव आती है काफ़ी बारी। मैं आपको अभी चार्ट्स भी दिखाऊंगा। 70 के ऊपर इसके बहुत अच्छी मूव आती है काफ़ी बारी। 70 RSI के ऊपर वो स्टॉक 5-6 गुना भी हो जाते हैं। 5-6 गुना बोल रहे हो आप? 70 होने के बाद अगर हम मंथली में RSI देखेंगे, एंड अगर जो ओवरसोल्ड लगता है लोगों को, लोग लगता है अब यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे वो स्टॉक 100 वाले स्टॉक वहाँ से 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ भी आए हुए हैं। वैसे एग्जांपल्स भी देखेंगे यहाँ पे। एंड इसके अंदर यही है कि भाई जो चीज़ बहुत ज़्यादा चल गई है ना, एक तो हमें अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज करना है। लोग सोचते हैं यार इतनी चल गई है, अब जैसे BSE लोग कहते थे यार 100 से 200 आ गया, 300 आ गया, और कितना चलेगा। पर आपको किसी चीज़ को जो उड़ रही है चीज़, उसको अपने लिमिट नहीं करना, उसको उड़ने दो। एंड कोई चीज़ गिर रही है तो वो कितना ज़्यादा गिर सकती है आपको वो भी नहीं पता। जो चीज़ गिर रही है वो और 0 तक भी जा सकती है, क्योंकि देखो सिंपल मैथ्स है, जो 100 वाली चीज़ है वो 50% गिर सकती है, 50 वाली चीज़ फिर आगे 50% गिर सकती है, 25 वाली फिर 50 गिर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं बहुत गिर गया अब लेना शुरू कर दो। हाँ, मतलब यही जनरल थॉट होता है ना कि ये स्टॉक तो अभी इतना गिर गया, अब तो यहाँ से चलना ही चाहिए। बट नहीं, मैं कहता हूँ जो स्टॉक अच्छा चल रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, अब उसको लो। तो मतलब आपकी जो मेथड है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल RSI का है? हाँ जी। और उसके अलावा आप क्या देखते हो? उसके अलावा प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन में अगर आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन ही काफ़ी कुछ दिखा देता है। RSI से आपको थोड़ी सी टाइमिंग करने में कि कब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एंड देन ट्रेल करने के लिए कहाँ पे एग्जैक्टली उससे निकलना है। अच्छा, वो चीज़ वो उसमें हम इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स भी एंड ऑफ डे आए तो प्राइस एक्शन से ही है। तो हमने मेनली 90% अपना फोकस इंट्राडे उस पे ही रखना है, प्राइस एक्शन पे ही रखना है। तो ये एक तरीके से स्विंग स्ट्रेटजी है। ओके, सही है। तो इसके अंदर जैसे अब ये पहला निफ्टी का मंथली चार्ट है। हाँ, अब 2004 से अगर आप देखोगे 2008 तक जो मूव आई थी, जब रियल एस्टेट का भी सारा बूम था, आप देखोगे RSI मंथली के अंदर ऑलमोस्ट सारा टाइम 70 के अबव रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर थी ये तो। एंड अगर कोई जब 2005 के अंदर कोई सोचता कि यार निफ्टी तो बहुत ज़्यादा चल गई है, 3000 आ गई और कितनी चलेगी, करेक्ट, पर वो 2200 से 6300 आई थी इस टाइम के अंदर। मतलब वो 3000 पे शॉर्ट कर देता तो वो डबल हो जाता उसका, ऊपर में तो लॉस हो जाता। हाँ, मतलब क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चल गई है, बहुत ज़्यादा चल गई है, एंड मंथली भी RSI इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है, इसको लोग ओवरबॉट कह देते हैं। हाँ, बट आज थोड़ा सा वही RSI का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने लोगों का मैंने कि RSI को थोड़े डिफरेंट व्यू से देखना स्टार्ट करे लोग। ओके, एंड देन इसकी इसी चार्ट के अंदर देखो 2014-2016 का जो टाइम था उसमें 6600 से 9000 तक गई थी निफ्टी। उसके बाद जब अपना लॉकडाउन का जो फॉल आया, उसके बाद जो कोविड का दोबारा जब राइज आया, करेक्ट, सारे टाइम 50 के ऊपर थी और 70 के ऊपर भी काफ़ी टाइम थी, जब 12,200 से 18,000 तक जब गई थी। ये निफ्टी का चार्ट था। अब CDSL का मंथली चार्ट देखो, इसमें एक सिंपल सा मैंने बेस ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। सिंपल एक बेस ब्रेकआउट उस टाइम पे जब RSI आपकी 70 के ऊपर फर्स्ट टाइम गई है। अच्छा, मतलब जब उसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था तब उसकी RSI तो 70 के ऊपर गई है। मतलब जो जनरल बात चलती है उस हिसाब से तो CDSL बहुत बढ़ गया था, अब तो इससे गिरना चाहिए। करेक्ट, लोग ऊपर जाते हुए चीज़ में शॉर्ट ढूंढते रहते हैं फिर। हाँ, कि यार किसी वो ये नहीं देखते कि 10 रुपये वाली चीज़ को शॉर्ट कर दो, वो 10 वाला फिर 80% गिर सकता है।
वो सोचते हैं इतना ज़्यादा नंबर में बढ़ गया है, इतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज चल गया है, इसको शॉर्ट करो। कोई फ्यूचर वाला स्टॉक है, लोग इसमें शॉर्ट की चीज़ ढूंढते रहते तो इसका ब्रेकआउट कितने पे हुआ था जब पहली बार ये बाहर आया हैं। ये था? अराउंड 430 के राउंड हुआ था इसका ब्रेक, और बाद में ये कितना गया ये तो मुझे? ये 1600 तक गया था। और इस सब टाइम के अंदर मंथली में इसकी RSI 70 के ऊपर ही रही है, एक बारी भी नीचे नहीं आई ये सारे टाइम में। और अब देखोगे जब दोबारा ब्रेकआउट आया इसके अंदर, इस चार्ट में जो दिख रहा है, दोबारा RSI अब 70 के ऊपर आई है। कितने पे वापस ये ब्रेकआउट हुआ था? अब 1900 के आसपास जब हुआ था, हाँ, तब फिर 70 आई, तब 70 के ऊपर तब गई है जस्ट ये। मतलब यहाँ पे भी ये प्रूव हो गया कि ये तो RSI ये चीज़ तो मैं तो जैसे आपको लिमिटेड स्टॉक्स दिखा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ जब लोग बाद में अपना स्टडी करेंगे, हाँ वो देखेंगे कि सब स्टॉक्स में मंथली वीकली में जब देखेंगे ये चीज़, वो सब में कॉमन देखेंगे। जो चीज़ भी बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनती है, वो स्टार्टिंग में एक बारी ऐसे ये ट्रेड्स दिखाती है, RSI 70 के ऊपर जाना, ऑल टाइम हाई पे आना, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आना, एक लंबा बेस ब्रेकआउट आना, या फिर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आना। ये सब चीज़ें मल्टीबैगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स है, करेक्ट। मतलब वो महंगा था और महंगा होते ही गया। हमने सस्ता लेके महंगा नहीं बेचना, हमने महंगा लेना और महंगा बेचना है, हमने मोमेंटम के साथ रहना है। करेक्ट। अब ये देखो BSE का मंथली चार्ट है, इसमें भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, एंड 2021 में जब इसकी RSI 70 के ऊपर गई है, उस टाइम पे 470 से 1000 गया है। उसके बाद RSI आपकी 70 के नीचे आई है, इनफैक्ट 50 के नीचे भी गई है, एंड इसने इस बेस ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद जब दोबारा RSI ऊपर गई है 70 के, तब ये 630 से 2600 गया है। ये तो मैंने कल ही देखा, इसका प्राइस 4900 आया दोबारा था। इसका एक ब्रेकआउट आया, मैंने इसको 500 में खरीदा था रीटेस्ट कैंडल पे, डोजी के मंथली कैंडल पे, और ये मैंने इसको होल्ड नहीं किया क्योंकि वही बात है कि मेरे लिए ये सबसे पहला, मैं आपको सबको ये बिंदास बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रेड ऐसा है मेरे लाइफ में जो 10 टाइम्स हुआ है विद इन वेरी लो पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है ना कि जब ये 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, तो फिर अपनी लिमिट ख़त्म हो गई। हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब कितना, वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने बताया नहीं मैं है। अपनी गलती बताऊं, लेटेस्ट गलती 2020 की। हाँ मैंने टानला का ट्विटर पे डाला चार्ट मैंने, हाँ एंड रिकमेंडेशन नहीं देता मैं, पर मैं लिख दिया था कि यार मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से डबल शायद हो जाएगा। मैंने ऐसे रिकमेंडेशन दिया, पर मैंने ऐसे बताया। उस टाइम 92 रुपीज़ पे था टानला, ये 2020 के जुलाई या अगस्त की बात होगी। फिर तो मेरे ख्याल से वो 1000 रुपया गया था। गया था हाँ, एंड मैंने लिखा था डबल होगा, डबल हुआ, और जब 2.5 गुना के आसपास हुआ ना, उसमें कोई एग्जिट का कोई रीजन नहीं था, मैं निकल गया। वो हमारे माइंड में ही होता है ना, मैं खुद निकल गया। देखो हरनीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो गए, मैं हो गए, वो अपने दिल्ली वाले पुनीत भाई हो गए, ये सब अपन सेल्फ लर्निंग करते हैं। नो डाउट हम लोग दूसरे लोगों से भी सीखते हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट सुनता हूँ, पर बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट लाते हैं। तो ऑब्वियसली BSE का ट्रेड मेरे लिए वो 10 टाइम्स, सोचो 500 वाला 5000, तो मैंने उसमें वो टाइम पे 10 लाख डाले थे। तो ये तो बात है बोलने की कि 10 के इतने हो जाते, पर मैंने तो बहुत जल्दी एग्जिट ले ली। बट ये बात है कि अभी अगर मुझे कोई ऐसा दूसरी बार लाइफ में मिला, इसीलिए बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट इज़ द लाइफ लर्निंग। यहाँ पे आप कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर महीने हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने मिलेगी। मतलब यहाँ पे इनफैक्ट जैसे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स रीड करता हूँ, रिलीजियस बुक्स रीड करता हूँ, वो रिलीजियस बुक्स में जो समझाया हुआ है ना, जो लिखा हुआ है, वो मार्केट में आके ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि आपने क्रोध नहीं करना, आपने मोह नहीं रखना, आपने ग्रीड नहीं रखना, आपने माया के अंदर नहीं रहना। वो सारी चीज़ जब मार्केट आके जब आपको थप्पड़ मारती है ना, तब समझ आती है, ऐसे नहीं समझ आई। या पता है हनीत जी, मैं अभी आज है ना, मतलब आज नहीं, मैं पिछले हफ्ते मेरे फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो हमारी बात ये हो रही थी कि स्टॉक मार्केट पे कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के लिए। तो मैंने उसको 2-3 साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली बुक बोली। वो बोलता है यार इसमें तो स्ट्रैटेजी ही नहीं है। मैंने बोला भाई यही गलत चीज़ है जो लोग कर रहे हैं अभी मार्केट में। मैंने बोला कि तू स्टॉक मार्केट चलता किससे है, साइकोलॉजी, माइंडसेट। जब पैनिक होता है तब मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरता है? क्योंकि सब पैनिक हो जाते हैं। और जब मार्केट सबसे ज़्यादा चलता है तब, मतलब ये डिमांड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बोला कि अगर तूने ह्यूमन साइकोलॉजी को बराबर से पढ़ लिया तो तू स्टॉक मार्केट को और अच्छी तरीके से मैं तो ट्रेड कर सकता है। टेक्निकल की मैंने जो लर्निंग ली है वो फिजिकली जा के ली है या फिर यूट्यूब से ली है। जो एक्चुअल में जो बुक्स मैं रीड करता हूँ टेक्निकली बहुत शायद मैंने 1 या 2 रीड की होंगी। सारी बुक्स ही साइकोलॉजी की रीड करता हूँ या स्पिरिचुअल बुक्स रीड करता हूँ। करेक्ट।
क्योंकि है ही सारा एंड में वही काम आता है। मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी मैं साइकोलॉजी की ही वीडियोस बनाता हूँ। अब पता है साइकोलॉजी की वीडियोस में व्यूज़ हमेशा कम आते हैं, उस पर मेच्योर लोग ही आएंगे। हर कोई जो न्यू लड़का आया है जिसने बहुत जल्दी प्रॉफिट करना है वो कभी नहीं वो देखेगा। करेक्ट। बट ठीक है, मुझे स्लो एंड स्टडी ही चाहिए। मुझे वो मेच्योर लोग, मुझे समझ आता है कि यार इन्होंने, क्योंकि मुझे पता है यार जो गलती मैंने की है ना स्टार्टिंग में, वो साइकोलॉजी से ही सारा कुछ था। अगर वो मैं हो जाता है कि मैं उसी चीज़ की नॉलेज दूंगा तो लोग एटलीस्ट स्टार्टिंग से वो चीज़ समझ ले जो मैंने इतने ज़्यादा लॉसेस करके समझा है। अगर वो स्टार्टिंग समझ जाए तो उनका चलो काफ़ी बेनिफिट होगा उसके साथ। और कोई एग्जांपल? तो इसके अंदर आप देखोगे HCL जो है मंथली में, हाँ। इसमें भी 760 से 2800 गया था। सारे टाइम RSI 70 के बफ थी। एंड ये टालना वाला चार्ट हाँ, जो आप एग्जांपल 100 से 2000 गया था 2 साल के नीचे नीचे, 2 साल से पहले गया था ये। एंड वही बात है, खुद नहीं होल्ड करा, स्ट्रेटजी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, पर हम वही चीज़ आ गई थी यार इतनी जल्दी। हाँ, ये जल्दी जो कुछ प्रॉफिट आ जाना ना, इस पर भी एक छोटी स्टोरी याद आ गई। अब जल्दी प्रॉफिट आ गया, हजम नहीं हुआ, मैनेज नहीं कर पाया, निकल गया। बाद में रिग्रेट करते रहो, बाद में जब चलेगा आप दोबारा नहीं ले पाओगे आप। अब जल्दी प्रॉफिट आना नुकसान इसमें क्यों होता है? देखो अब जैसे एक लोटस का फ्लावर होता है, कमल का है। अब लोटस फ्लावर पानी के ऊपर रहता है, काफ़ी बारी ज़्यादातर वो कीचड़ ही होता है वो। अब वो जब कीचड़ के ऊपर रह रहा है, वो अगर कीचड़ का लेवल धीरे धीरे बढ़े ना तो वो मैनेज कर लेता है, वो साथ साथ में धीरे धीरे राइज करता रहता है। अगर कीचड़ एकदम से आ जाए, फ्लड आ जाए, तो वो डूब जाता है, मर जाता है, वो नहीं मैनेज कर पाता है। मार्केट में अगर आपको इमीडिएटली बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया ना, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप वापस उसी स्पीड से दे दोगे। वो बात तो है। इनफैक्ट काफ़ी बारी काफ़ी जल्दी दे दोगे आप, बिकॉज आप हजम नहीं कर पाओगे आप इतनी जल्दी प्रॉफिट। इसलिए साइकोलॉजी गेम है सारी। मेरे साथ BSc में वही हुआ था। टालना में मेरे साथ ये हुआ था। ये हर किसी की स्टोरी में आपको बहुत स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी लोग कहेंगे यार ये स्टॉक मैंने यहाँ लिया था एंड यहाँ मैंने बेच दिया, अब देखो कहाँ पे है। तांडा तो जब वो 110 से ऊपर आया था ना, तो वो विद इन 1 मंथ 220 हो गया था। वो जल्दी प्रॉफिट आ गया ना। अगर यही धीरे धीरे आता शायद मैं रखता सारा टाइम। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसके आसपास भी नहीं आया था। हमें था क्या इतनी जल्दी प्रॉफिट आ गया, बस उसी चीज़ में फिर हम मार खा जाते हैं फिर। करेक्ट। एंड इसमें देखो 100 से 2000 गया है, इसको भी मैंने दिखाया हुआ है कि सारे टाइम पर RSI 70 अबव ही थी इसकी। अब ये PFC मंथली है, इसमें भी एक लंबा ब्रेकआउट आया था काफ़ी बारी एक ही जगह से, जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। करेक्ट। जब ब्रेकआउट वहाँ से आया, RSI भी 70 अबव पहली बार ही गई, उससे पहले RSI भी 70 से ही रेजिस्टेंस ले रही थी। RSI 70 अबव गई है, 140 से 400 गया ये। करेक्ट। ये अपार इंडस्ट्रीज है। आप मेरे को ये सब एग्जांपल मत दिखाइए। मुझे ऐसे ऐसे दिन याद आ रहे हैं ना जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलती की अपने लाइफ में। ये भी 750 के आसपास हुआ था, राइट? मुझे पता है ये ब्रेकआउट मैंने ट्रेड किया था। 2600 में ट्रेड निकाल के मैं कॉलर टाइट करके वो घर पे ऐसे एटीट्यूड में रह रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया है। एक और अच्छा एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, मुझे एक और याद आ रहा है कि आपके घर में पता नहीं चलना चाहिए आपका आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। राइट है वो बात, पर वो मेच्योरिटी नहीं रहती है ना। मतलब स्टार्टिंग में, मतलब मैं भी जब घर गया हूँ, डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं जी, उन्हें पता है कि आज पापा का प्रॉफिट हो गया। हाँ, नहीं, और जब मुंह बना हुआ है मेरा ये पहले बहुत होता था। आपने बहुत सही बात बोली कि पहले मार्केट का ऊपर जाना और नीचे जाना है ना, वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता था। जैसे मार्केट खराब है तो मेरा भी मूड खराब है, मार्केट अच्छा है तो मेरा भी मूड अच्छा है। बट जैसे जैसे आप लाइफ में मैच्योर्ड होते जाते हो ना, वैसे वैसे आप बहुत शांत होते जाते हो। मतलब अगर आज मार्केट 1000 पॉइंट भी चल जाए ना, तो मेरा फेस एक्सप्रेशन आपको सेम मिलेगा जो कल 1000 पॉइंट पे डाउन पे था। क्योंकि अभी आपके लाइफ में वो मैच्योरिटी आ गई है जहाँ पे आपको पता है कि आपने ये प्रोसेस फॉलो किया है, उसका रिजल्ट या तो ये आएगा या तो वो आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो गया तो अलग बात है, बट जनरल कैटेगरी अभी ऐसी हो गई है। तो ये एक बात आपने सही बोली। टाइम ही आया है ये। हाँ, कोई आपको सिखा नहीं सकता। विद एक्सपीरियंस ही आता है ये, कोई नहीं सिखा सकता आपको। विद एक्सपीरियंस आता है। पहले मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम होती थी इसके वजह से। जैसे मैं भी मैरिड हूँ, आप भी मैरिड हो, आप लोग भी जो भी मैरिड होगा वो समझ सकता है ये चीज़ को, कि पर्सनल लाइफ थोड़ी हेल बन जाती थी। बट फिर मैंने ये सोचा, मैं जैसे ही ऑफिस के बाहर पैर रखता हूँ ना, काम की बात सारी यहीं पे रह जाती है और मैं बाहर अलग आदमी हो जाता हूँ। तो यही चीज़ विद टाइम आती है। ये चीज़ हमें किसी को ये चीज़ सिखा नहीं सकते आप, एक्सपीरियंस ही आती है। हाँ, मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मैं इसका क्या सोल्यूशन है? तो मैं अभी इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो विद टाइम ही आएगा। अब इसमें रिलायंस कैपिटल का भी वीकली चार्ट है। अच्छा, ये उल्टा वाला एग्जाम्पल है। उल्टा वाला एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इसमें अब ये 100 से 5 रुपीज़ तक गया था एक साल के अंदर अंदर।
अब जब भी 100 के नीचे गया था पहली बार इसकी RSI 30 के नीचे गई थी। तो ये सस्ता हो गया था नॉर्मल कॉन्सेप्ट से। 100 पे तो लोग इसमें अब क्या है ना, हल्का सा भी बाउंस होता है, लोग उसमें सपोर्ट ढूंढना शुरू हो जाते हैं हाँ, कि अब तो भागेगा, अब तो चलेगा, अब And हो वो गया इसका। 100 से 110 जाता भी है, फिर लोग सोचते हैं अब इसकी मूव स्टार्ट होगी, अब दोबारा 1000 पे जाएगा। नए लोग फंसते जाते हैं ना नए उसमें। लोग फंसते हैं, हर कोई जब नए लोग आते हैं लोग कहते हैं यार सस्ता शेयर बता दो, या जो बहुत गिरा हुआ शेयर है वो हाँ, बता दो। ये बहुत होता है, ये सर बहुत होता है कि कभी मैंने कुछ चीज़ के बारे में, जैसे अभी हमने रिसेंटली बॉश के बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे लोग बोलते अरे सर वो एक शेयर इतना 15,000 16,000 18,000 का शेयर है, 39,000 का कुछ है, सर कोई सस्ता शेयर बताओ। तो मैं पूछता हूँ भाई आपका कैपिटल कितना है, अगर 50,000 है तो एक ही शेयर ले लो। हाँ। आपको तो मैटर करना चाहिए कि आपका 50,000 पे रिटर्न कितना बना। वो नंबर वाइज वो हो जाते हैं ना। हाँ, बट उनको लेना पसंद आएगा कि भाई कोई ऐसा बताओ जिसका सिंगल डिजिट है जो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकूं। वो क्वांटिटी देख के पोर्टफोलियो में अच्छा लगता है कि मैंने एक ही के मैंने 10,000 शेयर लिए। ऐसा फील होता है ना कि अपन स्टेक होल्डर है वो कंपनी में। सही है, वही चीज़ है। अब यहाँ पे 100 के नीचे जब गया था, हर छोटे छोटे बाउंस पे लोगों ने इसमें आके बाइंग की ट्राई की होगी इसके अंदर, बट जो थोड़े मेच्योर लोग थे उस टाइम उन्हें पता है कि यार ये तो यहाँ से और नीचे जा रहे हैं। करेक्ट। अब उसके बाद देखो 5 रुपीज़ तक चले गया था एक साल के अंदर अंदर। हाँ, अब इसलिए मैं बस इसमें मैंने ये सारे एग्जांपल्स दिखाने का ये मोटिव था कि थोड़ा सा जो RSI को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव है बस वो चेंज हो जाए। करेक्ट। इसके बाद फिर हम आएंगे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भी। करेक्ट। अब DHFL वीकली का चार्ट है, इसमें ये 600 से 15 गया था, एंड बीच में आप देखोगे एक ये छोटा ब्लॉक है जिसमें ये ऊपर आया था 30 के RSI, एंड 30 के पास आके 50 पास आके 50 से दोबारा रिजेक्ट हुआ था। ओके। 50 की बात हम आगे स्ट्रेटजी में करेंगे कि यहाँ से कहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। ओके। एंड इसके बाद अब ये हाईवे स्ट्रेटजी की मैं आपको अगर बेसिक समझाऊँ, अब एक मैं ट्राई करता हूँ हर किसी को बहुत इजी वे से समझाने के लिए। जो बेसिक्स है उसके साथ स्टिक करना है मैंने। जो चीज़ एंड में विरले काम आई है, जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है वो काम चलती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी लिटरली 20% ही है, 80% साइकोलॉजी है। तो उस 20% को जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा आप उसे होल्ड कर पाओगे। करेक्ट। आपके अगर 3-4 आपने इंडिकेटर्स लगा दिए, एक बाय कह रहा है एक सेल कह रहा है, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे उसके अंदर हमेशा। सही बात है। तो ये RSI हाईवे स्ट्रेटजी के अंदर अब मंथली चार्ट जो है वो सपोज आपका हाईवे है। करेक्ट। आप यहाँ से आप गुजरात जा रहे हो तो कुछ भी आपके तो हाईवे आपका है, वो आपका बिल्कुल अच्छा हाईवे है, आपकी रोड्स बहुत अच्छी है, 8 लेन है, सब कुछ है। तो आपका मंथली चार्ट हाईवे हो गया, यानी कि आपके हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका मंथली चार्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। ओके। वीकली चार्ट हो गया आपकी कार जिस पे आप जा रहे हो, अब आपका हाईवे भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड आपकी कार भी बिल्कुल ठीक है, उसमें पेट्रोल पूरा है, आप उसमें सर्विस ठीक हुई हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी वीकली चार्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब डेली चार्ट हो गया, कोई स्पीड बम्प आ गया, या फिर आप रुके हो स्ट्रेच करने के लिए, या फिर कोई सामने किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, अब उससे आपको डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, आपकी कार भी ठीक है, आपका हाईवे भी ठीक है, बस स्पीड स्लो हो जाएगी, आपकी स्पीड एक बार ही स्लो हो जाएगी। करेक्ट। वो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, बट आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ। अब मंथली चार्ट ठीक होना यानी कि मंथली में यानी कि हाईवे ठीक था आपका, हाँ। आपकी कार भी ठीक थी। अब जैसे आपका कोई स्टॉक है, वो आपका मंथली चार्ट ठीक चल रहा है, उसका वीकली ठीक चल रहा है, बट हो सकता है मार्केट में ओवरऑल कोई न्यूज़ आ गई वीकेंड में, हाँ, जो रिसेंट अभी ये वॉर की इजराइल और इनकी आई थी, उस टाइम पे सारे गिरेंगे स्टॉक्स, आपका भी गिरेगा। करेक्ट। उस टाइम पे आपका स्टॉक गिरा है, बट वो मतलब नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप बस थोड़ा टाइम के लिए रुके हो। एंड अगर आप रनिंग भी करते हो, रनिंग करोगे, आप थोड़े रनिंग करोगे, सांस लोगे, फिर रनिंग करोगे, फिर सांस लोगे, तो जो निकोलस डार्बस का जो है तो बॉक्स थ्योरी है, उसमें भी यही है कि आप एक बार ही स्टॉक ऊपर जाता है, फिर साइडवेज आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज, वो एक तरफ से ब्रीदिंग की तो कर रहा है, वो रनिंग के बाद एक सांस ले रहा है। करेक्ट। एक साथ भागता रहेगा तो फिर एकदम से वो कोलैप्स होगा, तो थोड़ा बीच में सांस ले लेके चलना, आराम से चलना ज़्यादा ठीक है। तो इसमें अगर डेली चार्ट के अंदर आपका थोड़ा सा आपने थोड़ा स्टेप आपने बैक लिया है, वो किसी और रीज़न से हो सकता है, आपकी कोई उसमें स्टॉक की गलती नहीं है, तो उस चीज़ पे हमने उसको कैसे कहाँ बाय करना है वो ये स्ट्रेटजी है। मतलब हमारा एक एनालिसिस हो गया अपना मंथली पे, अपने को पता चल गया कि ये स्टॉक का रास्ता सही है, साफ है बिल्कुल। फिर हम लोग वीकली में आए और हमने देख लिया कि ये स्टॉक भी सही है। हाँ, कि वीकली में कोई पास में इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस नहीं हाँ, मतलब ये ऑल टाइम हाई वाला है तो इसका रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये बड़े लंबे रास्ते में निकलने वाला है। हाँ। पर आपकी जो, मेरे को जितना भी समझ में आया कि आपकी जो एंट्री है वो डेली बेसिस पे होगी, जहाँ पे छोटे छोटे ब्रेक्स लगेंगे। हाँ, मतलब वहाँ पे आपको लूज करने की कम है, क्योंकि जब वो उसमें स्टॉपेज लगा है, हो सकता है कि आपका स्टॉपेज बड़ा हो जाए। अब जैसे आपको सामने एक्सीडेंट देख रहे हो, आप हो सकता है आप भी थोड़ा वहाँ पे आपके टच हो जाए,
तो हो सकता है उस टाइम पे वो RSI जो मैं अभी समझाऊंगा वो उस स्टॉपेज के नीचे चल जाए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बट अगर नहीं हुआ, या फिर अगर आप कोई न्यू फ्रेश एंट्री कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी एंट्री ऐसे पॉइंट पे होगी जहाँ पे आपको लूज करने के लिए बहुत कम है, रिस्क कम होगा। हाँ। तो मार्केट में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, बट हमने बस उस लेवल पे लेना है जहाँ पे हमारा लॉस बहुत छोटा है। सही हमें है। अगर वो लॉस पहले पता है कि यार इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस फिक्स होगा, अगर हमने पहले ही वो सोच के रखा हुआ है और वो लेने के लिए एक्सेप्ट हमने कर लिया है, तो उसके बाद फिर फियर एंजाइटी ये सब नहीं आता। फिर तो हम लैपटॉप बंद करके भी जा सकते हैं ना कहीं पे। क्योंकि लोग कहते हैं ना सर हमें फियर आ जाता है, हम कुछ भी ट्रेड लेते हैं हम देखते रहते हैं। मैं कहा वो इसलिए होता है क्योंकि आप एंट्री करने से पहले आपका एग्जिट रीजन नहीं हुआ, प्लानिंग नहीं होता है। हाँ, आप एंट्री करके फिर सोचते हो अब क्या करना है। मार्केट जब चल रहा है, जब लाइव मार्केट चल रही है, इमोशंस जब पूरे आपकी हाइप पे है, उस टाइम पर अगर आप सोचोगे यार मैं देख लेता हूँ अब क्या करना है, तो आपकी डिसीजन हमेशा गलत होंगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है आफ्टर मार्केट, आपको स्कैनिंग बाद में करनी है, इवनिंग में करनी है। एक बार जब मार्केट जब चल रही है उस टाइम तो बस अपने प्लान को अपने एग्जीक्यूट करना है। उस टाइम पे आप प्लान बनाओगे तो गलत ही होगा। तो अभी आपकी मेथड को हम कैसे, मतलब अभी आप मुझे मैं भी एक ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे भी जो क्वेश्चन है मैं अपने व्यूअर्स के साइड से आपको पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है और आपका टारगेट का क्या लॉजिक होता है, एंड बाद में आप मुझे ये बता दीजिए कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। हाँ जी, तो देखो एंट्री एग्जिट के लिए सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे चार्ट से देख लेता हूँ, एंजल वन का चार्ट है। करेक्ट। अब मंथली मतलब हाईवे में 70 के ऊपर चल रहा है। मैं इसे हम इसमें क्या देखना है, हमने 60 60 50 मंथली चार्ट में RSI एटलीस्ट 60 के अबव हो। ओके। वीकली चार्ट में 60 के अबव हो। 50 में यहाँ तो भी फ्रेश 50 के अबव गई है, या फिर वो 50 पे आके रिट्रेस होके बाउंस हो रही है डेली में। डेली में। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मंथली में उसको 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली में भी 60 के ऊपर होना चाहिए, और डेली में या तो वो फर्स्ट टाइम 50 को क्रॉस कर रहा है, मतलब अगर मंथली और वीकली 60 के ऊपर होगा तो वो डेली में काफी बारी ऐसे होता है चांस कि वो आ जाता है, मतलब आपकी 60 के अबव ही रहते हैं RSI वीकली मंथली। डेली में काफी बारी 50 के नीचे तो डेली में वापस से वो 50 के पास आया है एंड वहाँ पे आके रिटेस्ट लग रही है, बाउंस कर रहे हैं। ओके, जैसे नॉर्मल अपने प्राइस एक्शन में रिटेस्ट देखते हैं, समझ गया। हम RSI 50 को रिटेस्ट देख रहे हैं, 50 से बाउंस हो रहा है, तो हम वैसी चीज को ले रहे हैं जिसके कि मंथली वीकली अच्छा है, जो कि मोमेंटम में है, उसको डेली में बस हम एक अच्छे पॉइंट पे पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, बस इसमें सारा ही है। करेक्ट। एंड इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा आपको मैं दिखाऊंगा आगे। डेली चार्ट में जब वो बाउंस करके चल रहा है, जब वो चलता है साथ साथ में RSI भी आपकी चल रही है, साथ में एडजस्ट हो रही है साथ में, उसके बाद जब RSI डेली में फर्स्ट टाइम 50 को नीचे ब्रेक कर देगी, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट नहीं कभी कुछ होता। अच्छा, मेरा स्टॉप लॉस है 50 RSI के नीचे। ओके। या फिर हम सिंपल प्राइस एक्शन भी देख ही लेते हैं, कोई नीचे कोई स्विंग लो तो नहीं ब्रेक कर रहा, बट टारगेट कोई नहीं है। टारगेट रखा होता है तो बड़ी जल्दी हम वही निकल जाते हैं उससे फिर। तो ये अभी ये जो आप एग्जांपल बता रहे हो वो करंट है? हाँ नहीं, ये थोड़ा पुराना है। हाँ। मैं आपको करंट भी दिखाऊंगा इसके बाद। ओके। ये एंजल वन का जैसे मंथली चार्ट है, RSI हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। देन वीकली चार्ट है, इसमें क्राइटेरिया पूरा हो रहा है हमारा। डेली चार्ट में देखो आप, जितनी बारी ये 50 की, पहले देखो जब 50 के नीचे था ये, हाँ, उस टाइम पे 50 RSI एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी। जब 50 के ऊपर गया है, अब जितनी बारी 50 पे आया है वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ जी, स्विंग के लिए। अब ये आपका बहुत महीने नहीं चलेगा, बट आपको काफी, अगर कोई बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाता है, अच्छा चल भी जाता है, जैसे ये वाला चला हुआ है, ये आपका देखोगे 1500-1600 से लेके ऑलमोस्ट डबल हो गया, और सब में आपका डेली में RSI 50 के अबव ही रहा है। बट हाँ, इसमें आपको कुछ फ्यू डेज के लिए बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। आपको ऐसे स्टॉक लेने हैं जिसमें ऑलरेडी जो स्टॉक मोमेंटम में है। रैंडमली आप कोई भी स्टॉक डेली चार्ट में 50 लेके भी ले सकते हो, बट वो हो सकता है उसका वीकली मंथली अच्छा ना हो। डेली चार्ट में तो वो 50 को बाउंस करके चल सकता है RSI में, बट आप ऐसा स्टॉक ले रहे हो जिसके अंदर मंथली वीकली यानी कि हाईवे और कार अच्छी है, बस हम थोड़े से स्टॉपेज पॉइंट पे उसको ले रहे हैं। हाँ, मतलब इन शॉर्ट उसका जो लॉन्गर टर्म का चार्ट है वो स्ट्रांग है, तो डेली टाइम फ्रेम का अगर थोड़े टाइम के लिए खराब हुआ है तो ये बात है कि वो वापस से अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट को फॉलो करेगा। वो हमेशा अपने बड़े भाई को उसको फॉलो करेगा। मतलब आपके एग्जांपल में ये हो गया कि अगर रास्ते के बीच में खड्डा आया है, तो गाड़ी का आपको ब्रेक मार के स्लो करना पड़ेगा, और फिर जैसे वो पोर्ट होल क्रॉस हो जाएगा आप वापस से आपकी स्पीड पकड़ के आगे चलोगे। तो आप इस कार में बैठो जो कि सब कुछ ठीक है, इंस्टेड ऑफ कोई इसमें कोई अगर कोई वैसा स्टॉक ढूंढ ले जो कि अपने लाइफ लो उसके पास है, उसमें डेली चार्ट में RSI 50 देखे, तो उससे अच्छा है कि इसी कार में बैठो जो ऑलरेडी सब में, जिसमें हाईवे और आपकी कार मतलब मंथली और वीकली चार्ट अच्छा चल रहा है, उसमें आपकी एंट्रीज अच्छी हो जाएंगी, अच्छे चांस है चलने के। अब स्टॉप लॉस ये भी कर सकता है, बट हाँ हमारी जो इसमें प्रोबेबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है इसमें चलने में। करेक्ट। अब ये नेक्स्ट जो है
अब इसके अंदर मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ। अब ये सबसे पहले हम FSL का चार्ट देख लेते हैं। ओके। FSL का मंथली चार्ट देख रहे हैं हम पहले, ठीक है। मंथली चार्ट के अंदर आप देखो लाइफ हाई पे चल रहा है ओवरऑल। हाँ, इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ब्रेकआउट अच्छा, बेस का ब्रेकआउट अच्छा आ गया। हाँ, हमारा मतलब जो हाईवे है मंथली चीज़ है वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका RSI भी 60 के ऊपर ही था। हाँ, अब इसके अंदर वीकली के अंदर अगर हम आगे, वीक के अंदर भी देख इसका RSI 60 के अबव है, इनफैक्ट 70 को टच कर रहे हैं। हाँ, अब इसके अंदर अगर हम डेली में अगर आते हैं, ये करंट एग्जांपल है, ये आज की हम देख रहे हैं लाइव में। करेक्ट। अब देखो इसके अंदर जब ये पहले 50 के नीचे था RSI, हाँ, 50 के अबव आया है। यहाँ पे 3 आपने वो लाइन लगाई है, एक ऊपर में है वो 70 की लाइन है RSI के अंदर, हाँ जी, नीचे जो है वो 30 की है, और बीच में आपने 50 की लाइन लगाई है। जनरली अगर आप चार्टिंग या कोई ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में खोलोगे तो ये 50 लाइन नहीं होती, ज़्यादातर 70-30 होती है। हाँ, 50 मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए लगाई हुई है कि आप ये 50 को आप लगा के रखो सो दैट आपको एक्जैक्टली देखिए 50 पे आके बाउंस हो रहे हैं या नहीं। करेक्ट। तो सेंटर वाली लाइन जो है 50 की लाइन है। तो जब ये 50 के ऊपर आया है, 50 पे इसने एग्जैक्टली वहीं पर ही सपोर्ट लिया, बाउंस करा है। एंड वो जैसे एंट्री एरिया बहुत अच्छा था आपका, वहाँ पे आपको लूज करने के लिए बहुत कम था। इसलिए यहाँ पे आके ऐसी चीज़ को अब अगर आपने बाय करा है, अब ये कहाँ तक जा सकता है हमें नहीं पता। इनफैक्ट अब ये डेली चार्ट के अंदर भी अपने एक स्विंग हाई को ब्रेक करने लगा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी वो RSI, जब भी वो स्टॉक नीचे गिरेगा डेली टाइम फ्रेम में, तब वो अपने RSI को टच करने आएगा 50 नंबर को, पर मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? जब वो RSI के पास आ रहा है तभी? नहीं, RSI जब 50 पे आके वहाँ से बाउंस हो रहा है ना, हाँ, तो आपको प्राइस सेशन में दिख जाएगा, वहाँ पे कुछ आपको बुलिश फॉर्मेशन या बुलिश कैंडल दिखेगी। आप जैसे समझो पहला कैंडल रेड बना और वो 50 के पास आया, तब नहीं लेना हमने। हाँ, ये अगर हम कोई ब्रेकआउट्स भी जैसे हम देखते हैं ना, लोग काफी बारी मिस्टेक करते हैं, ब्रेकआउट के अंदर जैसे ब्रेकआउट हुआ ना उस टाइम ले लिया। करेक्ट। हमेशा कंफर्मेशन कैंडल की वेट करनी है। या अगर सपोर्ट पे बाय कर रहे हो आप, अगर आप प्राइस सेशन देख रहे हो, सपोर्ट पे कोई स्टॉक कोई आया है, आपने सपोर्ट वाली रेड कैंडल पे बाय नहीं करना कभी भी। रेड कैंडल बन जाएगी, वहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन कुछ भी आ गया, बुलिश इंगल्फिंग आ गया, बुलिश हरामी आ गया, वहाँ पे हैमर बन गया, एंड देन वो बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक होता है जब, तब आप लोगे। आप हमेशा थोड़ा सा कॉस्टली लोगे, बट आप कंफर्मेशन पे लोगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो 2-3 रेड कैंडल से डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक नीचे आया, हाँ जी, और फिर 1-2 डोजी बने, हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो डोजी के हाई को मार्क कर दूंगा मैं। तो जहाँ जब उसका ब्रेकआउट आएगा, ओके, एंड डेली चार्ट है, हाँ, तो ब्रेकआउट आके जब उसके डेली चार्ट में जब उसके नेक्स्ट डे क्लोजिंग हो रही है, हमने 3 बजे के आसपास तब एंट्री करनी है। ओके। हमने हमेशा थोड़ा महंगा लेना है। काफ़ी लोग महंगा देख के ना नहीं लेते कि यार अब तो ये बहुत चल गया, इसे रहने देते हैं, कोई और ढूंढते हैं। बट हमने वो 2-3% के बारे में नहीं सोचना, हमने अगले 25-30% के बारे में सोचना है। तो और इसमें समझो अपनी एंट्री हो गई, फिर इसमें आपका स्टॉप लॉस यही होगा कि जब वो वापस से अपने 50 RSI को ब्रेक कर देगा नीचे, और मोस्टली वो जब ब्रेक करेगा तब अपने वो प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर देगा। वो ट्रेल कर करके अपने आप ये प्राइस के साथ साथ RSI भी साथ में चलेगी, तो उसके आपको अच्छे प्राइस पे ही उसको ब्रेक मिलेगा। हाँ, मतलब आपका इसमें टारगेट है ही नहीं। नहीं, टारगेट नहीं है इसके अंदर। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको 100 पे एंट्री मिली और फिर वो स्टॉक ने 150 तक गया, और 150 के बाद 145 पे उसने अपना 50 RSI ब्रेक किया। 150 पे तो कभी निकल नहीं सकते, ना हमने निकलना है ना हमने ट्राई करना है। हमने हमेशा ऑल टाइम मतलब जो उसका हाई लगाया वो उस पर कभी भी नहीं निकलना। हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही बेनिफिट होता है कि आपको हाई पे नहीं निकालता, बट अब काफ़ी बार होता है 150 से 147, 148, 145 आया, वहाँ से दोबारा RSI को टच करा फिर चले गया। ये कौन सा स्टॉक था? ये FSL का चार्ट था ये। ओके। अब हम पिरामल देखते हैं। पिरामल फार्मा। ये मंथली चार्ट अगर हम देख रहे हैं, मंथली चार्ट में देखो सिंपल एक बेस ब्रेकआउट हुआ हुआ है। हाँ, ऑल टाइम हाई पे। अच्छा, ये IPO के बाद इसने हाई ब्रेक किया अभी। जब भी कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, IPO का हाई ब्रेकआउट होता है, तब स्टॉक की एक्चुअली मूव स्टार्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। ओके। IPO में मैं कभी नहीं ट्रस्टेड लेता उसका, कोई जोमेटो हो जाए कुछ भी हो जाए, पॉलिसी बाजार का जैसे था, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, बट हाँ, जब भी कोई अपने IPO का हाई ब्रेक करता है ना, एक्चुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर तब आती है। अब इसमें भी जैसे इसने हाई ब्रेक करा हुआ है और अपना RSI जो हमें 60 के अबव चाहिए थी मंथली में हाईवे पे वो है। हाँ, वीकली का चार्ट अगर इसमें हम देखेंगे, वीकली के अंदर भी देखो इसने हाई ब्रेक करा हुआ है, वही जो हमने देखा था, एंड 60 अबव जो हमें चाहिए था हमारा RSI वो हमें मिल गया। करेक्ट। अब इसके अंदर जब डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट में देखो इसने मल्टीपल टाइम्स 50 RSI पे रिस्पेक्ट करके एग्जैक्टली वहीं से बाउंस किया हुआ है। एंड अगर आप पहले का भी चार्ट थोड़ा जूम आउट करके भी देखोगे इसे, काफ़ी बारी 50 के अगर वो नीचे भी जाएगा तो 50 के पास आएगा, उससे रेजिस्टेंस लेगा, वहीं से और गिर जाएगा। तो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि अभी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अभी उसको मत लो। करेक्ट। एंड जब ये अब 50 के देखो
आप नॉर्मल प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा वो बेसिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा बेस बना के चल रहे हैं, एंड साथ में आपको मेन एंट्री बहुत अच्छे पॉइंट में मिल गई है 50 के पास। अब यहाँ से ये चलेगा तो आपको बस ट्रेल करना है। तो अभी आप ये एग्जांपल में मेरे को एक एंट्री कहाँ, एक आइडियल एंट्री कहाँ होनी चाहिए, वो एक एग्जांपल में लाइव में मुझे बता दीजिए चार्ट को देखो zoom in अब करके। इसके अंदर जब भी हम देख रहे हैं तो हमें एक बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, हाँ जो ये वाली कैंडल यहाँ पे दिख रही है हमें, ये एक सिंपल बॉक्स फॉर्मेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे। हाँ मतलब ये वाला जब ये कंसोलिडेशन जो यहाँ पे साइडवेज से जा रहा है, एटलीस्ट इसको ब्रेक होने दो। हमने RSI 50 देख ली है, हाँ वो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे अब जो बुलिश कैंडल थी यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ले सकते थे, बट मुझे होता है कि अगर पास में, इस केस में पास में रेजिस्टेंस है, तो एक फॉर्मेशन जो एक साइडवेज जो जोन में जा रहा है, तो बिकॉज देखो अगर बिग प्लेयर्स ने आपको निकालना है किसी चीज़ से ना, उनके पास दो ही तरीके हैं, या तो स्टॉक को बहुत जल्दी गिरा दे तो आप निकल जाओगे, या फिर आपको पेशेंस टेस्ट करे, आपको साइडवेज में ले जाए। अब बहुत लोग, हम तो डेली चार्ट देख रहे हैं और हम मंथली वीकली से डेली चार्ट पे आए हैं, तो हम इस पर थोड़े दिन आराम से बैठ जाते हैं। हाँ ज़्यादातर लोग जो कि फॉलो ही 5 मिनट का चार्ट कर रहे हैं, उनके लिए इतना दिन बैठना, वो तो सोचते हैं आप कोई और चार्ट देख लो, इसको छोड़ दो, ये तो इसका काम खराब हो गया। सही बात है। बट वो साइडवेज में आपको लेके आपको पेशेंस टेस्ट करा रहे हैं, आपको आउट करा रहे हैं। जब वीक हैंड्स निकल जाते हैं, उसके बाद इसमें जब ब्रेकआउट आता है, इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा इस बॉक्स का, तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपने एक स्टॉक को उसको लिया जिसका मंथली वीकली अच्छा था, एंड डेली में वो थोड़ा रिट्रेस करके एक अच्छे पॉइंट पे आया हुआ था, जहाँ पे कि आपका अब मैक्सिमम लॉस काफ़ी कम हो गया था। करेक्ट। बस ये वाली स्ट्रेटजी है। एंड इसको अगर आपने ये स्कैन करना है तो charting.com फ्री वेबसाइट है, charting.com पे आप 50 RSI लिखो तो आपको 50 RSI डेली, क्योंकि आपको बहुत स्कैनर्स, charting.com पे सिर्फ 50 RSI लिखना है। 50 RSI लिखो, आप RSI लिख दो, आपको बहुत स्कैनर्स वहीं मिल जाएंगे। ओके आपको, क्योंकि देखो डेली में आपने 50 RSI देख लिया, आप मंथली वीकली साथ साथ में चेक कर ही लोगे उसके अंदर, तो आपको, आप इनफैक्ट उसके अंदर आप अगर वीकली 60 RSI प्लस लिख दो, मंथली 60 RSI लिख दो, आपको वो भी दिखा देगा। हाँ मतलब अगर मैं ऐसी कंडीशन डाल दूँ चार्टिंग पे कि भाई मंथली RSI 60 प्लस होना चाहिए, वीकली RSI भी 60 प्लस होना चाहिए, और डेली RSI होना चाहिए 49 या 50। डेली आप एक उसमें ऑप्शन आता है, उसमें कोडिंग नहीं चाहिए, वो बहुत इजीली आप बना सकते हैं उसमें कि इक्वल टू और मोर देन 50 डेली में, तो आपको ये स्कैनर बना के दे तो जैसे वो रन करेंगे वो तो सारे स्टॉक्स दिखा देगा अपने को, दिखा देगा। उसके बाद आपने एक एक स्टॉक को स्कैन करके जो आपको फिर प्राइस सेक्शन वाइज भी जो परफेक्ट लग रहा है, आपने उसके अंदर एंट्री करनी है। सही है, ये अच्छा है, ये इजी है आपको, मतलब ये सब कुछ भी फ्री है, आपको स्कैनर भी फ्री है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमने सिर्फ हमारी एंट्री पॉइंट को ध्यान दिया और हमारे स्टॉप लॉस को, मतलब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो जिसका नाम स्टॉप लॉस है, पर जब वो होगा तो शायद प्रॉफिट ही होगा उसमें। वो ट्रेलिंग प्रॉफिट्स कर रहे हैं उसको, बिकॉज हमने इसमें वही चीज़ पे ध्यान दिया, एक तो क्या चीज़ लेनी है, कहाँ पे लेनी है, उसे कहाँ काटना है, प्रॉफिट कितना होगा हमारे हाथ में नहीं है, वो हमने चलने देना है। तो आपकी मेथड में टारगेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो एग्जांपल हमने देखा BSE 500 वाला 5000 हो गया। अब काफ़ी लोग जैसे वीकली में फॉलो करते हैं, अब अगर आपने कोई चीज़ बहुत लंबी चलानी है, अपने 5x 7x कोई 10x चीज़ करनी है, तो आपको उसमें वीकली में करनी है। अब मेरी जो दूसरी स्ट्रेटजीज भी है, जैसे मेरी ऐकी राशि सुपर स्ट्रेटजी काफ़ी फेमस है, उसके अंदर भी वो इंडिकेटर खुद बताता है कहाँ पे लेना है, इंडिकेटर साथ साथ में ट्रेल कर रहा है, इंडिकेटर ही आपको खुद निकाल रहा है। ओके, तो अगर ये मेथड को मुझे वीकली में फॉलो करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्वार्टरली, मंथली और वीकली कर सकता हूँ। तब आपका वीकली के हिसाब से उसको चलाओगे आप। तो क्वार्टरली में मेरा वो होना चाहिए 60 के ऊपर, मंथली में 60 के ऊपर, और वीकली में 50 के पास से बाउंस करेगा। मतलब यही सेम रूल को मैंने और बड़े टाइम फ्रेम में आगे जाके शिफ्ट कर दिया। उसको बस फॉलो करने का, बिकॉज आपका उसमें स्टॉप लॉस बड़े होंगे बट टारगेट्स भी बहुत बड़े होंगे। राइट, उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होगा, बराबर है। वो चीज़ में अगर एक बारी आप उस मैच्योरिटी लेवल पे आ जाओ ना, तो उस लेवल की तो फिर प्रॉफिट्स ही अलग होते हैं उसके। बट वैसे मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया अभी कि एंजल 1 15% ऊपर है आज, तो ये सिर्फ ड्यूरिंग मार्केट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैसेज को तो हम नहीं रोक सकते। तो सर अभी कोई और दूसरे लाइव एग्जांपल है? हाँ, ये वाली स्ट्रेटजी में तो ये 2 लाइव एग्जांपल जो अभी जो थे। बाकी जब ये वाली आप स्कैन जब रन करोगे, आपको उसके अंदर खुद ही काफ़ी आ जाएंगे उसके अंदर। बाकी ये स्ट्रेटजी फॉलो करने में आप देख रहे हो बहुत ईजी है। बाकी जो मेन इसको एक्चुअल में फॉलो कर पाना, अभी तो हम इसको, जैसे हमने पहले चार्ट देखे, वो तो हमने ऑफलाइन के चार्ट देखे हैं सारे, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। यार 140 पे था, RSI पे आया, यहाँ से बाउंस हुआ, वो 600 पे आ गया, वो देखने में बहुत ईजी लगता है। बट एक्चुअल में रोज़ के दिन, क्योंकि ना आपको रोज़ आपको मन करता है यार बुक कर लो 5% प्रॉफिट आ गया, 10% आ गए, अब साथ में आपको अमाउंट भी दिख रही है अपनी। PNL जो आपको लगातार लोग अपना PNL जो देखते रहते हैं ना, सबसे बड़ी बीमारी वही है।
स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे एंड PNL देखते रहेंगे, जो मैंने भी करा है, सारे करते हैं। मैं अभी भी कभी कभी करता हूँ फ्रैंकली, होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, होता है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक सेल्फ मेड या सेल्फ लर्निंग की जर्नी है, जहाँ पे आपकी गलतियों के बारे में शायद आपको अभी नहीं पता है, पर आगे जाने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरी गलती थी, ये नहीं करनी है। मतलब PNL अभी भी देखा जाता है, बट एटलीस्ट अब PNL देखे कुछ इमोशंस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं कि ठीक है PNL हाँ, वो बात है, वो जरूरी है। हाँ, पहले ऐसा होता था कि अरे यार ये तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, चलो निकल जाओ अब जैसे लोग कहते हैं ना रियल एस्टेट नहीं आप जल्दी बेचते हो, उसमें होल्ड कर लेते हो, क्योंकि उसमें आपको करंट मार्केट प्राइस रोज रोज नहीं दिख रहा है। करेक्ट। अगर आपके घर के नीचे कोई प्राइस रोज दिखा देना कि आज आपका 1 करोड़ का, आज 20 का हो गया, आज 90 का हो गया, मतलब हम हमारे बिल्डिंग से बाहर निकले और आज हमें वो ब्रोकर ने ऑफर दी 60 लाख, कल फिर हम जैसे लिफ्ट से बाहर आएंगे बोलेंगे सर 65, बोलो क्या बोलते हो, फिर बाद में बोलेंगे 70, हाँ आपको यार 60 जाएगा आप बेच दूंगा, हाँ अब तो 65, अब तो एक दिन बोल मैं तेरे को दे ही दूंगा। तो इसीलिए आप रियल एस्टेट को लंबा होल्ड कर पाते हो। अब इसमें ना मैंने एक बुक में रीड कर रहा था मैं, आप पहले जो म्यूचुअल फंड से आज से 30-40 साल पहले यूएस के म्यूचुअल फंड लोग 3 साल के लिए होल्ड करते थे एवरेज एक यूजर, उसके बाद वो 2011 में 11 महीने रह गया। म्यूचुअल फंड की बात है, स्टॉक्स की बात नहीं है। हाँ, इस टाइम वो कुछ दिनों में रह गया। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले आपको कुछ भी बाय सेल करने के लिए, स्टॉक्स के लिए भी आपको बाय सेल करने के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, वहां जाके आपको एग्जिट करना था। अच्छा, अभी ऑनलाइन हो गया इसलिए फोन करना पड़ता था। हाँ। आपकी हैबिट फॉर्मेशन में जितनी फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना, तो अब आपको एक ट्रैप करना है, तो जितनी फ्रिक्शन कम है, और ऊपर से एक और बात, जो आजकल का एनवायरनमेंट है ना, पहले टेस्ट मैच लोग देखते थे, फिर वनडे देखते थे, आजकल लोग IPL देख रहे हैं। पहले लॉन्ग फॉर्मेट लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, मूवीज 3 घंटे 4 घंटे की थी, आजकल 10 सेकंड की जो रील आती है ना, उसमें वो लिखा होता है वेट फॉर इट, कि उसे पता है इसमें 10 सेकंड भी नहीं रुकना। हाँ, वो रुकने वाला। तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसे हो गया, हमारी इम्पल्सिस ऐसे हो गए, टेंशन हमारे पास है नहीं इस टाइम। पर सर ये जो 10 सेकंड वाले हैं ना, वो तो कुछ सीखेंगे भी नहीं लाइफ में, वो किसी और की ग्रोथ में पार्ट बने। ऐसे हो गया, हम उसमें अगर जा रहे हैं ना, तो हमारा भी वो चीज़ होता ही है, हमें भी वो, हमें इंस्टेंट डोपामिन चाहिए हमें। वैसे अगर आप अभी तक रुके हो और ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आप वो 10 सेकंड वाले लोग में से नहीं हो। तो सर ये आपका मेथड है, इसके अलावा और कुछ आपको? मेथड इसके अंदर यही है, बाकी स्कैन करना भी मैंने फ्री में बताया। बाकी इसके बाद जो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, लोग अगर कोई कमेंट्स करेंगे इस पॉडकास्ट में, मैं ट्राई करूंगा एक एक को रिप्लाई करूंगा मैं। करेक्ट। एंड अपने वीडियोस पे भी मैं एक एक को लाइक, एक को रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज अभी देखने में ईजी लग रहा है, जब लोग एक्चुअल में ट्राई करेंगे हो सकता है उन्हें कोई डाउट्स आएंगे, तो जो भी डाउट्स आएंगे वो रिप्लाई साथ साथ में करूँगा आपको। तो सर ये तो चलो आपने स्ट्रैटेजी बता दी, और मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने जो वो चार्टिंग में जो कॉम्बिनेशन बोला ना, अगर पॉसिबल होता है तो आप मुझे बना के उसकी लिंक दे देना। ठीक तो है। मैं अपने व्यूअर्स को दे दूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को चार्टिंग में वो नहीं आता है। इनफैक्ट मुझे भी 2 महीने पहले पता चला चार्टिंग में हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो आप बता देना। और सर अभी आप मुझे एक बात बताइए, ये तो आपने स्ट्रैटेजी की बात बोली, जो मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा पार्ट होता है अपने ट्रेडिंग करियर में या जर्नी में, बट अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतने शांत कैसे हो पाए? जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, तो मेरा ध्यान 10 बार वहाँ पे गया है मेरे स्क्रीन पे, पर आपका ध्यान आपके स्क्रीन पे, या आपने अपने फ़ोन को भी बैग में रख दिया, तो आप इतने मॉन्क मोड में कैसे आ गए? वो मतलब स्पिरिचुअल बुक्स रीड करके कुछ नहीं हुआ था, वो अब रीड करता हूँ, पर वो एक्चुअली मार्केट नहीं सिखाया। कहते हैं ना, मार्केट ने थप्पड़ मार मार के सिखाया, क्योंकि पहले यही चीज़ में मार्केट को देख देख इतनी गलतियाँ की है ना, इतनी गलतियाँ की है, अब अपने एनवायरनमेंट को वैसे ही बना दिया है कि वो गलती ना हो, नहीं तो गलती दोबारा हो जाएगी। अगर आप सिस्टम के सामने बैठे हो, अब मार्केट खुली हुई, आप ट्रेड करोगे बार बार। इसका दूसरा एग्जांपल है, अगर आप टेबल बैठे हो बुक रीड करने के लिए, अब बुक सामने पड़ी है आपके, ठीक है, और साथ में आपका फ़ोन भी पड़ा है, दोनों आपके रीचेबल डिस्टेंस में है, आप फ़ोन को ही बार बार पकड़ोगे, फ़ोन को ही आप बुक को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन जो है आपको ज़्यादा इंटाइसिंग लगेगा, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा उसमें डोपामिन हिट्स मिल रहे हैं आपको, बुक बोरिंग है। अब मैं जानबूझ के मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग बनाई है। इनफैक्ट मैं अपने साथ ना थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। अब जैसे मुझे था कि यार मैं स्ट्रेटजी में ठीक है, अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको अपनी लाइफ में क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा। मैं ओवरवेट रहा हूँ हमेशा से ही, काफ़ी टाइम से। हाँ, अभी तो आप फिट हो एकदम। मैंने अभी पिछले 1.5 साल में अपने पीक वेट से 32 kg लूज़ करे। एंड साइकोलॉजी पे मैं खैर साइकोलॉजी में मैं बात करता हूँ, साइकोलॉजी की वीडियोस बना रहा हूँ मैं यूट्यूब में, एंड खुद मैं साइकोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद मैं कुछ मोटिवेशन ढूंढ रहा हूँ, या लिटरली मैंने स्ट्रैटेजीज ढूंढता था। मैं यूट्यूब में मैं सर्च करता कैसे, जैसे वेट लॉस कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी प्रॉपर जिम में प्रॉपर फॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्म में कैसे करना है। मैं स्ट्रैटेजी में फंस गया था।
पर मैं क्या यार यहाँ पे भी गेम तो सारी साइकोलॉजी की है, डिसिप्लिन तो यहाँ पे भी वैसे ही आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, पर हमारे भी बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे जैसे वेट, मतलब हम थोड़े ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो मेरा तो जनरेशन है। एक्सट्रीम था मेरा, मतलब इनफैक्ट मैं जैसे एक बार अपने जैसे नॉर्मल कोई जीन्स वगैरह कोई डालने गया था, मैं वहाँ पे चेंजिंग रूम में मैं नॉर्मल कपड़े चेंज कर रहा हूँ एंड वाइफ बाहर से कहती आपकी सांस लेने की बाहर तक आवाज़ आ रही थी कि आप आपको नॉर्मल चीज़ों में आपको इतने आपकी सांस फूल रहे हैं। तो सर एक्सट्रीम हो गया था ये, मतलब अगर आपको सुनना है तो आप सुनना, ये बहुत फायदे वाली बात है, क्योंकि ये वो आदमी ने, देखो कैसा होता है ना, मैं उनका ही पॉडकास्ट लेता हूँ जो रियल में काम करते हैं, क्योंकि जिसने पैसा बनाया ना वो बता सकता है कि वो रास्ता कैसा है। तो अभी ये अगेन ये पॉडकास्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो रैंडम आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ। तो सर आपने ये जो वेट लॉस किया 32 kg बोला आपने, राइट? पीक से अपने कितने टाइम में हुआ होगा ये? मतलब पीक से मेरा धीरे धीरे पहले कम हो गया था, पहले मेरा 116 था। हाँ, क्योंकि हाइट भी 6'1" है, थोड़ा वेट ज़्यादा ही रहता है, तो 116 से 107 वन टाइम तक मेरा आ गया था। हाँ, 110 से फिर मैंने 10 महीने के अंदर मेरा हर महीने एग्जैक्टली 2-2 किलो लूज हुआ है, 20 किलो तो ये चले गया था, मतलब 1.5 साल के आसपास मेरा ओवरऑल 30 kg। अगर मैं आपको कोई 3 चीज़ बोलूँ जो अभी किसी आदमी को फॉलो करना चाहिए ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो वो 3 चीज़ क्या है? इसमें देखो, इसमें भी सिंपल सी मैथ्स है। हाँ, वो शायद पता पहले भी था, फॉलो अप करा गया। हाँ, सिंपल मैथ है, आपकी जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है उसके कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो। हाँ, अगर मेरे कैलोरी मेरे हाइट वेट के हिसाब से एंड मेरा जो फूड इनटेक है, मेरी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी थी, तो मैंने सिंपल अपनी कैलोरीज 1800 रखी। तो हर जैसे वो ज़्यादा उस पर डिफरेंस अगर मैं 1000 कर देता उसे, तो एक महीने में 6 किलो लूज हो जाता। पर आप वीक भी हो जाते, वीक हो जाता, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता। तो मैंने सिर्फ 10% उससे कम करी, एंड जिसको वेट बढ़ाना होता है, जो बल्क नहीं कर पा रहा, उसको वो 2200 करनी थी। मैंने बस 10% कम करी एंड डिसिप्लिन से उसको फॉलो करा। डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता तो मैंने मेंटर रखा, मैंने एक फिटनेस कोच है उनको हायर करा, उनको 1 साल के लिए साथ में रखा, ऑनलाइन थे, तो उनको अपनी डेली की रिपोर्ट्स भेजनी कि भाई आज वेट इतना आज ये, फिर हर हफ्ते मेजरमेंट्स बॉडी के भेजने, देन हर हफ्ते एक बारी कॉल होती 3 बारी। उसमें मुझे था कि अब मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखा है जानबूझ के, कि यार अगर मैं कहीं डेविएट होऊंगा प्लान से, मुझे पता है हर थर्सडे बात होनी है फ़ोन पे, ये डांटेंगे कि आपका इस बारी वेट को बढ़ा, क्या आपने मिस आउट करा है। बट स्ट्रैटेजी यही थी, जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम कंज्यूम करना है, इसको लंबे टाइम तक चलाना है बस। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये चीज़ को ध्यान रखना है। काफ़ी लोग जैसे करते हैं कि आपने मीठा बिल्कुल ज़ीरो कर दो तो कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब लास्ट मैंने 1.5 मंथ से क्या करा हुआ है, मैंने शुगर इनटेक 0 करा हुआ है। अच्छा, चीनी का दाना टच नहीं करना मैंने। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज़ 5 ग्राम 10 ग्राम आराम से ले सकता हूँ। बट मुझे पता था वो ट्रिगर पॉइंट है मेरा, अगर मैं थोड़ा सा अगर मतलब मेरे में इतनी कैपेसिटी है, अगर मैं एक शेक ले लूँगा, मैं अगर ओरियो शेक मैंने ले लिया, मैं दोपहर को एक और पी सकता हूँ और रात को एक और पी सकता हूँ। अगर मेरे सामने एक लड्डू आ गया है, मैंने खा लिया है और मेरे सामने अगर बॉक्स पड़ा है, मैं खत्म कर सकता हूँ। मेरे एक लड्डू से तो कुछ नहीं होता है सर, वो एक लड्डू तो सिर्फ शुरुआत होती है। तो वही है, मतलब आपको वो ट्रिगर पॉइंट समझने आपने के क्या है। अब जैसे ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, हाँ, ट्रेडिंग जर्नल आपको आपकी ट्रिगर पॉइंट दिखा रही है कि यार तूने ये वाले स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग की थी, आपको सूट नहीं करी थी, ये मत करो। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लोगों को लिखना चाहिए कि एंट्री रीज़न क्या था, एग्जिट रीज़न क्या था। उससे लोग समझ आना चाहिए कि यार जहाँ जहाँ पे मैंने जल्दी एंट्री करी है, जहाँ जहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है, वहाँ पे मुझे मार पड़ी है। राइट। एक्चुअली आपकी ट्रेडिंग जर्नल ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बता देगी कि आप कैसे ट्रेडर हो। मतलब लोग कहते हैं कि हमें बैलेंस शीट देखनी है स्टॉक्स की, कंपनीज की, आप अपनी बैलेंस शीट देखो, आपकी बैलेंस शीट आपकी ट्रेडिंग जर्नल है, राइट। वो आपको अपने बारे में बताएगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगी। आप बहुत अच्छी कंपनी आपने सर्च कर ली, पर उसको अगर आप राइड ही नहीं कर पाए तो फिर आपको कोई बेनिफिट ही नहीं। करेक्ट। वैसे सर ने ये बुक लिखी है ट्रेड लाइक अ मॉन्क, तो अगर आप लोगों को अमेजोन से मंगानी है तो आप मंगाना। वैसे सर ने ना बोला था कि ये बुक, ये एक्चुअली उन्होंने मुझे, हाँ, ये एक्चुअली बुक उन्होंने मुझे गिफ्ट की है अभी आए तो, पर मैंने बोला यार आपने बुक लिखी है तो उसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। और शायद आपकी एक नई बुक भी आने वाली है। हाँ, ये बुक जैसे मैंने लिखी थी प्रॉपर साइकोलॉजी पे, हाँ, इसमें फर्स्ट हाफ में साइकोलॉजी के सारे उसमें है, इसमें मंकी एग्जांपल मैंने इसमें दिया हुआ है, एंड सेकंड हाफ में मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ हैं। बट मुझे पता था कि साइकोलॉजी भी लिख रहा हूँ एंड लोगों को इनिशियली साइकोलॉजी की वैल्यू नहीं समझ आती, तो मुझे पता था ये बुक कम सेल होगी, कम ही सेल हो रही है। मेरे जिस हिसाब से टेक्निकल सेल होती है, कम सेल हो रही है। एंड उसके बाद 3 साल बाद मैंने उसके बाद कोई बुक नहीं लिखी, एंड अब बहुत बड़े पब्लिशर ने खुद मुझे अप्रोच करा है एंड उन्होंने कहा कि हमें आपसे स्विंग ट्रेडिंग की बुक चाहिए, एंड उसमें साइकोलॉजी पार्ट भी है, बट 80% वो सारी स्विंग ट्रेडिंग की बुक है। तो उसमें बेसिक कैंडलस्टिक्स कैसे बननी है, स्ट्रैटेजी कौन सी, उसमें ये वाली स्ट्रैटेजी भी है। RSI स्ट्रैटेजी जो मैंने आज यहाँ पे बताई है पहली बार, ये उसमें भी है।
तो वो बुक फिर प्रॉपर पूरी वो 300 पेजेस की बुक आ रही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अंदर है, प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है उसमें सारा आएगा। तो सही है सर, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करके। और एक बार मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप चंडीगढ़ से हमारे पास आए। अब देखो, मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बोलता हूँ, आप हमारी इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है ना, ऑलमोस्ट हम लोग 2,95,000 हमारी फैमिली मेम्बर्स है, सब्सक्राइबर्स है। तो मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं हमारी ये स्टेज पे किसको लेके आता हूँ। और आप अगर नोटिस करो तो अभी हमारे ये जो मास्टर्स इन वन पॉडकास्ट है वो थोड़े कम आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं लाना चाहता हूँ अच्छे लोगों को जो एक्चुअल में काम करते हैं, भले वो कहीं पे भी नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं पे भी नहीं है, तो मैं उनको अप्रोच करना चाहता हूँ। अब उसमें क्या हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पे नहीं है और वो बोलते मुझे आना भी नहीं है, तो मैं उनके जवाब का रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे सर का ही एग्जांपल ले लो, सर के साथ मैंने 1 साल फॉलोअप किया था, एक तरीके से हमने फॉलो भी किया था मैंने आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है, इसके साथ वीडियो बनाना है। तो मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोगों के वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ, क्योंकि आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना, तो कोई भी हमारे पास आने के लिए भी ऐसा सोचता है कि हाँ चलो विजय भाई के पास जाते, वहाँ पे अच्छे लोग आते, अच्छा काम होता है। तो आपको भी थैंक यू बोलूँगा और इसी तरीके से आप हमारी फैमिली बने रहिए, आप अपने लोगों के साथ हमारे वीडियो शेयर भी करिए। इनफैक्ट इसमें एक बात बोलूँगा, जैसे आपके पास आने का मेरा खुद का मन था, बिकॉज हमारी तो साइकोलॉजी सेम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम है, इसलिए हमारे जो लोग हैं फैमिली वो भी ऑलमोस्ट सेम है। मुझे काफ़ी लोग के पॉडकास्ट के इनवाइट आए हुए हैं, अभी तक मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, दिल्ली से काफ़ी जगह से आए हुए हैं जहाँ पे उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट मैं खुद उनको मना कर चुका कि नहीं जाना, बिकॉज वो खुद मार्केट के बंदे नहीं हैं। वो स्टार्टिंग में मोटिवेशनल स्पीकर थे, कोई और थे, अब वो कन्वर्ट हो गए। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले वो MLM करते थे। तो अब वहाँ जाऊँगा तो ठीक है, मुझे रीच मिलेगी, पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो खुद मार्केट के बंदे नहीं है वहाँ पे क्यों जाना। फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। फिर कोविड में उनको दिखा कि अरे स्टॉक मार्केट का तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका कंटेंट ज़्यादा बिक रहा है, तो वो बेचने लगे। और कुछ तो ऐसे भी है जो पहले यूट्यूब कैसे ग्रो करना है वो भी सिखाते थे। पर ठीक है, उनसे भी सीखना चाहिए। देखो किसी के अगेंस्ट नहीं, वो ट्रेंड के वो जो अपनी लैंग्वेज है ना, अपने बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो उन्होंने सीरियसली अपने बिजनेस में ही ले लिया है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बट इसमें देखो किसी अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, बट इनफैक्ट हमें उनसे भी सीखना चाहिए कि उनकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, कि वो बिना मार्केट में होके भी इतना अच्छा मार्केटिंग की वो चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। हम शर्माते रह गए कि मैं लिटरली मैं बुक के बारे में नहीं बताता किसी को अभी तक कि बुक है, मैंने आपको भी मना कर दिया था मत बताओ। मुझे हम बहुत शर्माते, बहुत सोचते हैं, एंड वो लोग भी कर रहे हैं, वो कर लेते हैं। इनफैक्ट हमसे उनसे भी सीखना चाहिए हमें। उसको शर्म ना होना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर अभी मैं अपने हर सारे एक गेस्ट को है ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में हमेशा ऐसा होता है कि यार हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आदमी फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है तो आप उसका आंसर दीजिए, कैसे और क्या बनना भी चाहिए लोगों को। मेरे अकॉर्डिंग देखो, जब आप फुल टाइम बन जाते हो ना, फिर वही बात है, आपको होता है कि यहीं से प्रॉफिट्स करने, यहीं से खर्चा चलाने, सब कुछ यहाँ है, और इसमें प्रेशर आ जाता है। मार्केट ट्रेडिंग आपकी अच्छी तब होती है जिसमें प्रेशर नहीं है। मैंने देखा है जो अपने जॉब में बहुत अच्छा अर्न कर रहा है ना, वो अपनी जॉब में थोड़ा और अच्छा अर्न करने की ट्राई करे, उसको यहाँ पे करे, वो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, इंस्टेड ऑफ के मार्केट से ज़्यादा अर्न करने की ट्राई करे। मार्केट उसी को प्रॉफिट देती है जिसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। जब निकोलस डार्बस जो डांसर थे, जब वो पूरे वर्ल्ड टूर कर रहे थे, डांसिंग करते थे, उनको फिजिकल टेलीग्राम से उनको 2 दिन बाद रेट्स पता चलते थे उनके प्राइसेस स्टॉक्स के, एंड देन वो देखते थे कि स्टॉक प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उनकी अच्छी थी ट्रेडिंग। जब वो मार्केट के पास आके, जब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास बैठे थे, तो उनकी ट्रेडिंग बहुत ख़राब हो गई थी, एंड ये चीज़ उन्होंने बुक में बताई हुई है। तो जितना ज़्यादा मार्केट से दूर होगा उतना अच्छा रहेगा। एंड एक और एग्जांपल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, अब मेरी डॉटर जब 3 इयर्स की थी, उसने थोड़ा जैसे देखा कि आइसक्रीम वगैरह कैसे घर पे खानी है, 3-4 इयर्स की थी, उसने मदर के साथ लेके उसने आइसक्रीम का नॉर्मल मिक्सचर बनाया मिल्क के साथ और उसको फ्रीजर में रख दी। अब एक्साइटमेंट है, छोटा बच्चा है, वो घड़ी खोल के देख रही है, मेरी बेटी भी सेम है। तो मैं क्या, ऐसे देखते रहोगे तो कभी नहीं बनेगी। करेक्ट। फिर मैं क्या, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में मैं खुद ये करता हूँ। मैंने स्टॉक रख दिया है, अब मैं उसे बार बार देख रहा हूँ कितना हो गया। करेक्ट। जितनी बारी खोल के देखोगे ना, उतनी बारी वो आप चला ही नहीं पाओगे उसका लंबा, फिर वो खराब ही होएगा। सही बात है। तो इसलिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाओगे ना, मैंने कितने लोग को मना करा है ट्रेडिंग में आने से, एंड कितने लोग अपने प्रोफेशन छोड़ के, कितने डॉक्टर्स मुझे पता है जो अपना छोड़ के प्रैक्टिस ट्रेडिंग में आए थे, 1-1.5 साल बाद वापस गए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को,
बट हमेशा ये सिनेरियो अच्छा रहता है कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहीं से आनी चाहिए। कहीं ना कहीं से आपकी स्टेबल इनकम आ रही है ना, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपको ट्रेडिंग से ही पैसे निकालने हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर काम। एक्चुअली इसे मैं बोलता हूँ कि आपका एक जगह से कैश फ्लो आते रहना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूसली वो इन्वेस्ट होना चाहिए, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपकी मेन इनकम आपकी ट्रेडिंग इनकम से छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तब भी जाके अपनी मेन इनकम को मत छोड़ो। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भी आपको प्रेशर वाइज ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसे अगर आप ऐसे पैसे से ट्रेड करो जो आपको अगले 2-4 महीने में चाहिए ना, तो वो पैसे से ट्रेड करो ही मत। वो तो डूबने ही वाले हैं सर। हाँ, जो आप पैसे आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो आप लूज करोगे ही करोगे। राइट। तो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके, और आपके लिए और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा है आप बुक ज़्यादा पढ़ते हो, तो अगर आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहो हमारे व्यूवर्स को, तो वो कौन सी होनी चाहिए? किस मतलब कैटेगरी में, किस टॉपिक? आपको ऐसा लगता है ना कि ये 2-3 बुक्स है जो आपको रीड करनी ही चाहिए, भले आपको ट्रेडिंग करनी हो या आपको लाइफ के बारे में हो? देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बहुत, एक तो बुक्स जो मार्क डगलस की बुक्स है, ट्रेडिंग द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर, वो सबने सुना हुआ है। बट टॉम हॉगर्ट्स की बुक है बेस्ट लूजर विंस, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, इतनी फेमस नहीं हुई थी। बट और ये डे ट्रेडर है, स्कैल्पर है। बट इनकी जो साइकोलॉजी बुक है पूरी, इन्होंने अपना टेक्निकल पार्ट थोड़ा समझाया है, बट मेन इन्होंने फोकस साइकोलॉजी पे किया है। इतनी अच्छी साइकोलॉजी बुक ना मैंने शायद ही कभी रीड की होगी, और इसके बारे में लोगों को नहीं पता। मैंने अभी यूट्यूब वीडियो पिछले हफ्ते इसकी डाली है। सर मैंने अभी ये सुना नाम, वही ना, देखो अपने पुराने हो, आपने नहीं सुना हुआ ये, क्योंकि इतनी फेमस नहीं हुई थी ये वाली बुक। इसके बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, इसमें ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की इस बुक की। बट ये बुक बहुत अच्छी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद फिर आपको अगर हैबिट्स बनानी है तो एटॉमिक हैबिट्स लिटरली बहुत अच्छी बुक है उसके बाद। एंड देन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्क मिनीमेनी की बुक्स, हाउ टू ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड्स। एंड किसी को स्टार्टिंग में मोटिवेशन चाहिए तो जैक श्वेगर की जो सीरीज़ है, स्टॉक जो अननोन विजर्ड्स है, देन स्टॉक मार्केट विजर्ड्स हैं, उसमें स्टॉक मार्केट विजर्ड्स बुक रीड करके आपको समझ आएगा कि बहुत टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स करा है। जैसे उसमें मार्क डी कुक उसमें है, ट्रेडर यूएस के, वो उन्हें इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती हुई है, लेजेंडरी ट्रेडर है। बट उन्होंने पहले 5 साल लॉसेस किए, उनके जो फार्म्स थे वो सारे बिक गए थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कैसे रिकवर करा, कैसे ट्रेडिंग करी, एंड 5 साल लॉसेस करके उसके बाद 3-4 साल और प्रॉफिट नहीं कर पाए। उसके बाद ऐसा 1-2 महीना आया कि उनके सारे लॉसेस रिकवर हो गए। बट उसके लिए वो कैसे 6-7 साल वो लगे रहे। मार्क मिनीमेनी जो लेजेंडरी ट्रेडर है, उन्होंने पहले 6 साल लॉसेस किया था। तो ये बुक्स रीड करके आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो कुछ हमारे में गलती नहीं है, लॉस सबका होता है। उस लॉस को कैसे छोटा रखना है, इस लॉस से कैसे सीख के आगे बढ़ना है, करेक्ट, उस चीज़ में वो बुक हेल्प करेगी, आपको बहुत मोटिवेट करेगी वो। सही है, थैंक यू। मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत मज़ा है। और अगर आप लोगों को भी हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिए। और सर का भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सर साइकोलॉजी के रिलेटेड ज़्यादा वीडियो डालते हैं, तो आप सर को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सर की सारी सोशल मीडिया की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको ऐसा लगा है कि ये पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छी चीज़ है जो आपने लाइफ में आपको थोड़ा चेंज करने के लिए हेल्प करने वाली है, तो आप अपने जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स है उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। बिकॉज़ मेरा यही एक अप्रोच है कि मैं आप लोगों को राइट लोगों से उनका राइट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करा सकूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो देखने मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।